उसके भतीजे के लिए पूरे दिल से तैयार किया गया एक टिफिन बॉक्स सेना के भारी जूतों के नीचे बेरहमी से कुचल दिया गया। एक साधारण अधेड़ उम्र की महिला को जानवरों की तरह अपमानित करके मुख्यालय के गेट से बाहर घसीटा गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पाठ करते हैं इसके कारतीट से बेक सगरती पाठ किया गया। पुरानी फीकी जैकेट उतारी, उसके कंधों पर चमकते 3 सुनहरे सितारों ने पूरे सैन्य अड्डे को भय में जमा दिया। वह भारतीय थल सेना की उप प्रमुख थीं। उसका ठंडा गुस्सा एक बहुत बड़े शुद्धिकरण की शुरुआत थी जो पूरी सड़ी गली सैन्य व्यवस्था में भूचाल ला देगा। अगर आपको यह वीडियो देखने के बाद यह कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन सक्रिय करके अपना समर्थन दें। धन्यवाद। हड्डियों को कंपा देने वाली हवा अभ्यास के मैदान में चल रही थी। सैनिकों की भारी सांसों की आवाज काली धूल में मिलकर हवा को चीर रही थी। सिपाही रोहन सिंह के कंधों पर लड़ाकू बैग का बोझ सिर्फ शारीरिक दबाव नहीं था, यह भारतीय सेना नामक एक विशाल संगठन का बोझ था। यह एक 20 साल के युवक के लिए सहन करने के लिए बहुत भारी था। पूरी तैयारी के साथ अंतर रेजिमेंटल युद्ध अभ्यास ने उसकी बची खुची ताकत को भी निचोड़ लिया था। समस्या अभ्यास के अंत में हुई। एक जर्जर एकल बीम पुल को पार करते समय रोहन का पैर फिसला और वह गिर गया। जैसे ही उसकी बाईं कलाई जमीन से टकराई, एक असहनीय दर्द ने जैसे उसकी हड्डी तोड़ दी हो पूरे शरीर में फैल गया। वह चीख भी नहीं सका, केवल कराह सका। जो उसके पास आया वह कोई मेडिकल अधिकारी नहीं बल्कि उसका सीनियर हवलदार बलवान सिंह था। अरे रोहन, फिर से रोना धोना शुरू कर दिया। इतनी सी ऊंचाई से गिरकर ही रोने लगा। हवलदार बलवान की आंखों में चिंता का कोई निशान नहीं था, केवल झुंझलाहट और तिरस्कार था। रोहन अपनी कलाई को पकड़ते हुए जो सूजने लगी थी बड़ी मुश्किल से बोला, नहीं हवलदार साहब, मेरी कलाई में सच में बहुत दर्द है, इसे हिला नहीं पा रहा हूं। चुप रहो, तुम्हें पता नहीं कि इसके बाद हमें बेस की मरम्मत का काम करना है। क्या तुम्हारी वजह से सब आराम करेंगे? जो आदेश दिया गया है उसे पूरा करो, ज्यादा बकवास मत करो। उठो। हवलदार का आदेश कानून था। रोहन ने उस दर्द को निगल लिया जिससे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और खड़ा हो गया। टूटे पंखों वाले पक्षी की तरह जो उड़ने की कोशिश कर रहा हो, वह लंगड़ाता हुआ अपने सीनियर्स के पीछे चल दिया। अगला काम फावड़ा चलाना और इंटेंड होना था। वह केवल अपने दाहिने हाथ से काम कर रहा था जबकि उसका बायां हाथ लगभग बेकार हो चुका था। यह एक यातना की तरह महसूस हो रहा था। हर बार जब फावड़े का हैंडल टकराता या ईंट का कोना उसकी उंगली को छूता तो जलने जैसा दर्द उसकी कलाई से रीढ़ की हड्डी तक दौड़ जाता। ठंडा पसीना बह रहा था, उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे। हवलदार बलवान, जो उसकी पीड़ा से अनजान नहीं हो सकता था, इसका आनंद ले रहा था। वह अक्सर रोहन की पीठ पर लात मारकर उसे और तेज चलने के लिए कहता और उसके साथियों के सामने वह उसे खुलेआम डरपोक फौजी कहकर अपमानित करता था। रोहन केवल अपने दांत पीस सकता था। उसने सेना में अपने छोटे से अनुभव से सीखा था कि विरोध करने से केवल और अधिक हिंसा और अलगाव ही मिलेगा। उस शाम काम खत्म होने के बाद रोहन की कलाई हाथी के पैर जितनी सूज गई थी, बैंगनी रंग के निशान फैलने लगे थे और उसकी उंगलियों के सिरे सुन्न हो गए थे। वह स्वास्थ्य चौकी पर गया, लेकिन वहां कोई अनुभवी सैन्य डॉक्टर नहीं बल्कि एक नया नियुक्त युवा अधिकारी था। उसने रोहन की कलाई को बस कुछ बार दबाया, फिर उसे एक मरहम और कुछ पैरासिटामोल की गोलियां देते हुए कहा, लगता है बस मोच है, इसके कारण अभ्यास से बचने की मत सोचना, कल तक ठीक हो जाएगा। उस रात रोहन सो नहीं सका। दर्द निवारक दवाओं का कोई फायदा नहीं हुआ और उसकी कलाई ऐसे धड़क रही थी जैसे वहां दूसरा दिल हो। अंधेरे में वह चुपचाप रोया। उदासी, दर्द और निराशा की भावना, क्योंकि उसके पास सहारा देने के लिए कोई नहीं था, उसके दिल को खा रही थी। एकमात्र चेहरा जो उसे याद आया वह उसकी बुआ राधा शर्मा का था, जिन्होंने उसके माता पिता को कम उम्र में खोने के बाद उसे अपने बेटे की तरह पाला था। जो दुनिया की सबसे गर्मजोशी और मजबूत महिला थीं, वह अपनी हालत के बारे में कम से कम अपनी बुआ को बताना चाहता था। अगली सुबह रोहन ने अपनी कंपनी के कमांडर को रिपोर्ट करने की हिम्मत की। कमांडर ने दस्तावेजों के ढेर से नजरें हटाए बिना पूछा, क्या काम है? अनुमति है कमांडर साहब, मेरी कलाई की चोट गंभीर है। मुझे लगता है कि मुझे अपने परिवार को सूचित करने की आवश्यकता है।
तभी कमांडर ने दस्तावेजों से अपना चेहरा उठाया। उसका भाव ठंडा था। उसने रोहन की सूजी हुई कलाई पर एक नजर डाली और फिर उपहास किया। सिपाही रोहन, क्या तुमने सेना को किंडरगार्टन समझ रखा है? इतनी सी चोट पर शिकायत कर रहे हो। कैसे मर्द हो तुम? थोड़ी सी तकलीफ नहीं सह सकते और मम्मी को शिकायत करना चाहते हो? डरपोक कहीं के। रिपोर्ट खारिज की जाती है, तुरंत वापस जाओ और अपना काम ठीक से करो। कमांडर के शब्द रोहन के सीने में खंजर की तरह चुभ गए। शिकायत, डरपोक, मम्मी, इन सभी शब्दों ने उसे चीर कर रख दिया। वह और कुछ नहीं कह सका। जब उसने सलाम किया और मुड़ा तो उसने कमांडर की धीमी बड़बड़ाहट सुनी। उसे लगा कि उसकी आखिरी उम्मीद की रस्सी भी टूट गई है। यह जगह एक सुनसान द्वीप थी और वह उसमें फंसा एक अकेला व्यक्ति था। कई दिन बीत गए, रोहन की हालत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि और खराब हो गई। उसकी कलाई, जिसे उचित उपचार नहीं मिला था, अब मुड़ या सीधी नहीं हो सकती थी और हर रात का दर्द उसके विवेक को खा रहा था। उसके सीनियर्स का धमकाना और बढ़ गया था। उसे सभी कामों से मुक्त कर दिया गया था क्योंकि वह अपना बायां हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन यह कोई चिंता का रूप नहीं था, बल्कि एक और तरह की हिंसा थी। उसे समस्या का स्रोत और अपाहिज करार दिया गया। फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वह अदृश्य हो। और उस शाम उस घटना का पहला अध्याय शुरू हुआ जो सब कुछ बदलने वाला था। एक पुरानी छोटी जापानी एसयूवी धीरे धीरे बेस के मुख्य द्वार के पास पहुंची। गार्ड पोस्ट पर तैनात हवलदार ने चिड़चिड़े भाव से कार को रोका। ड्राइवर की सीट से एक अधेड़ उम्र की महिला उतरी, जिसका चेहरा सादा था, बिना किसी मेकअप के, साधारण कपड़ों में जो कहीं भी मिल सकती थी। उसके हाथ में एक पुराना टिफिन बॉक्स था। थोड़ी घबराई हुई आवाज में उसने गार्ड से कहा, नमस्ते साहब, मैं सिपाही रोहन सिंह से मिलना चाहती हूं। वह राधा शर्मा थीं। सीमा में गार्ड पोस्ट के प्रभारी नायक जोगिंदर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ऊबे हुए स्वर में जवाब दिया, सिपाही रोहन सिंह, हमें मिलने की कोई अनुमति नहीं मिली है। कृपया वापस जाएं। नहीं, यह असंभव है। वह बीमार है। मुझे उससे मिलना ही होगा। राधा की आवाज में याचना थी, लेकिन नायक जोगिंदर के लिए यह एक और परेशान करने वाली शिकायत थी। उसने अपनी आवाज ऊंची की, नियमों के अनुसार बिना अनुमति के मिलना मना है। और यह आप क्या लाई हैं? क्या आपको नहीं पता कि बाहर का खाना अंदर लाना मना है? नायक जोगिंदर ने राधा के हाथ में टिफिन बॉक्स की ओर इशारा किया। राधा ने उस बॉक्स को कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं बस उसके पसंदीदा कुछ व्यंजन लाई हूं। कृपया मुझे एक बार मिलने दें। वाह, यह औरत तो प्यार से नहीं मानेगी। अचानक नायक जोगिंदर ने अपना आपा खो दिया। उसने राधा के हाथ से टिफिन बॉक्स को बेरहमी से छीनने की कोशिश की। जब राधा चौंक गई और उसे रोकने की कोशिश की तो उसने जानबूझकर उस बॉक्स को अपने जूते से लात मार दी। इस तरह की चीजें बेस की स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करती हैं। मैंने कहा, इसे अभी वापस ले जाओ। नेक्स्ट इन कंट्रप्लक परात्ता की वापस ले जाओ। थप की धीमी आवाज के साथ टिफिन बॉक्स धूल भरी जमीन पर गिर गया। टिफिन का एक डिब्बा जो ठीक से बंद नहीं था खुल गया और दाल मखनी की लाल भूरी ग्रेवी धूल में फैल गई। शाही पनीर और गर्मा गर्म रोटियां जो बड़ी मेहनत से बनाई गई थीं, कीचड़ में जा गिरीं। उस पल जैसे समय रुक गया। राधा की निगाहें जमीन पर बिखरे खाने पर टिक गईं। वह खाना जो उसने सुबह से केवल एक उद्देश्य के लिए बनाया था, अपने बीमार भतीजे को खिलाने के लिए। उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे, लेकिन उसकी आंखें नहीं। इसके विपरीत उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उसके आसपास की हवा जैसे हिमांक से नीचे चली गई। नायक जोगिंदर को एहसास हुआ कि उसने हद पार कर दी है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने शांत दिखने का नाटक किया और ऊंची आवाज में उस पर चिल्लाया, क्या देख रही हो? जल्दी से इसे साफ करो और जाओ, वरना मैं अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट कर दूंगा। उसका वाक्य पूरा होने से पहले राधा ने शांति से अपना मुंह खोला। उसकी आवाज अब गुस्से या दुख की नहीं थी। यह एक ऐसी आवाज थी जो इन सभी भावनाओं से परे हो चुकी थी, स्टील की तरह ठंडी और मजबूत। क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया है? फिर उसने धीरे धीरे अपनी पहनी हुई फीकी जैकेट के बटन खोलने शुरू कर दिए, एक एक करके। उसकी हरकतें धीमी और गंभीर थीं, जैसे वह किसी सील बंद चीज को खोलने की रस्म कर रही हो। जैसे ही जैकेट उसके कंधों से नीचे खिसकी, उसके नीचे जो छिपा था वह सामने आ गया। एक करीने से इस्त्री की हुई जैतून हरी औपचारिक वर्दी 2।
जो धूल भरे गार्ड पोस्ट के दृश्य से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी, और उसके दोनों कंधों पर भारतीय थल सेना के सर्वोच्च रैंक का प्रतीक 3 सुनहरे सितारे चुभने वाली रोशनी के साथ चमक रहे थे। वह भारतीय थल सेना की उप प्रमुख थीं, लेफ्टिनेंट जनरल राधा शर्मा। तुरंत ही पूरा गार्ड पोस्ट जम गया। नायक जोगिंदर की आंखें अविश्वास में फैल गईं, उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका दिमाग खाली हो गया था। उसे लगा जैसे उसका खून सूख गया है। उसके हाथ और पैरों की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। सलाम करो, मुझे सलाम करना चाहिए। लेकिन उसका शरीर पत्थर की तरह कठोर हो गया था, हिल भी नहीं पा रहा था। राधा ने जमीन पर गिरे टिफिन को घृणा की दृष्टि से देखा, फिर शांति से अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला। वह जमे हुए नायक जोगिंदर के पास से गुजरी और बिना किसी हिचकिचाहट के एक स्पीड डायल नंबर दबाया। कॉल तुरंत जुड़ गई। मैं बोल रही हूं। उसके मुंह से निकले इन 3 शब्दों ने फोन के दूसरी तरफ के व्यक्ति को निश्चित रूप से दम घुटने वाले तनाव में डाल दिया होगा। मैं एक इन्फेंट्री डिवीजन चक्र के मुख्य द्वार के सामने हूं। क्या तुम्हारी यूनिट में सैनिकों के मानवाधिकारों का प्रशिक्षण केवल कागजों पर एक औपचारिकता है या इसे वास्तव में लागू किया जाता है? लगता है मुझे खुद इसकी जांच करनी होगी। उसकी आवाज अब एक साधारण अधेड़ महिला की नहीं थी। वह आवाज एक कमांडर के तेज अधिकार से भरी थी, जो लाखों सैनिकों का नेतृत्व करती थी। फोन कॉल खत्म होने से पहले ही एक आपातकालीन सायरन की आवाज, जो पूरे बेस को कंपा रही थी, दूर से सुनाई देने लगी। शांत बेस अचानक एक छेड़े हुए मधुमक्खी के छत्ते की तरह गूंज उठा। एक अधेड़ महिला के गुस्से ने एक मजबूत दिखने वाले किले की दीवार में पहली दरार पैदा कर दी थी, और यह केवल एक विशाल तूफान की शुरुआत थी जो सब कुछ ढा देगा। आपातकालीन सायरन पूरे बेस में बहरा कर देने वाली आवाज में बज रहा था। सप्ताहांत की उस शाम का शांतिपूर्ण माहौल तुरंत तनावपूर्ण और अराजक हो गया। बैरकों में आराम कर रहे सैनिक बिना यह जाने कि क्या हो रहा है, जल्दी से अपनी लड़ाकू वर्दी पहनने लगे, जबकि अधिकारी घबराकर चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। जब से एक इन्फेंट्री डिवीजन चक्र की स्थापना हुई थी, इस तरह की गैर अभ्यास आपातकालीन स्थिति उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। इस सारी अराजकता का केंद्र तूफान की आंख। विडंबना यह थी कि लेफ्टिनेंट जनरल राधा शर्मा थीं, जो गार्ड पोस्ट के सामने शांति से खड़ी थीं। वह अब बिखरे हुए टिफिन या जमे हुए नायक जोगिंदर को नहीं देख रही थीं। उनकी निगाहें जैसे बेस के अंदर गहराई तक देख रही थीं, उस मजबूत किले को भेद रही थीं जो पदानुक्रम और अन्याय पर बना था। केवल कुछ ही मिनटों में जमीन को कंपा देने वाली गड़गड़ाहट के साथ कई काली कमांडो कारें धूल उड़ाती हुई तेजी से आईं। सबसे पहली कार से जो उतरा वह चिंतित चेहरे वाला डिवीजन कमांडर था। उसके सिर पर 2 सितारों से सजी बैरेट थोड़ी झुकी हुई थी, शायद जल्दबाजी के कारण। उतरते ही वह राधा की ओर भागा और लगभग छूने की दूरी से एक आदर्श सलाम किया। तैयार, डिवीजन कमांडर मेजर जनरल विक्रम राठौर। मुझे ऊपर के कमांड से किसी भी यात्रा की सूचना नहीं मिली। उसकी आवाज घबराहट, भ्रम और डर के कारण थोड़ी कांप रही थी। डिवीजन कमांडर के पीछे डिवीजन के चीफ ऑफ स्टाफ, सूबेदार मेजर और अन्य शीर्ष अधिकारी कारों से उतरे और एक साथ सलाम किया। उनके चेहरे भ्रम और चिंता से भरे थे कि वास्तव में क्या हो रहा है। राधा ने मेजर जनरल राठौर का सलाम चुपचाप स्वीकार किया। उसकी खामोशी ने वहां मौजूद सभी लोगों पर किसी भी चीख से ज्यादा भारी दबाव डाला। अंत में उसने अपना मुंह खोला। जनरल राठौर, जी जनरल, क्या तुम्हारी डिवीजन में यह नीति है कि माता पिता को अपने बच्चों से मिलने से रोका जाए और फिर उनके लाए हुए खाने को लात मारी जाए? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें बर्फ की नोक जैसी तीक्ष्णता थी। मेजर जनरल राठौर एक पल के लिए उसका मतलब नहीं समझे और भ्रमित दिखे। उसकी नजरें तभी जमीन पर बिखरे दाल मखनी के टुकड़ों, राधा के पैरों के पास पड़ी फीकी जैकेट और अभी भी पीले पड़े हुए जमे नायक जोगिंदर पर गईं। जैसे ही उसे स्थिति समझ में आई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। इसका क्या मतलब है जनरल? मेरा भतीजा इस बेस में सेवा करता है, सिपाही रोहन सिंह। अभ्यास के दौरान उसकी कलाई में चोट लगी, लेकिन उसे जबरन काम करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। उसकी कंपनी के कमांडर ने उसकी रिपोर्ट को रोना धोना कहकर खारिज कर दिया। इसलिए मैं खुद उस बच्चे को देखने आई, जो मेरे अपने बेटे जैसा है।
लेकिन मुझे क्या मिला? यहाँ के एनएसईओ ने न केवल मुझे अंदर आने से रोका, बल्कि मेरे लाए टिफिन को भी लात मार दी। क्या यह चक्र डिवीजन का मेहमानों का स्वागत करने का पारंपरिक तरीका है? भतीजा रोहन सिंह, कंपनी कमांडर। टिफिन। हर शब्द मेजर जनरल राठौर के सिर पर हथौड़े की तरह लगा। उसे अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। अब सब कुछ स्पष्ट था। यह ऊपर के कमांड से कोई सामान्य दौरा नहीं था। यह भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ महिला जनरलों में से एक का सीधा गुस्सा था, जो उसकी डिवीजन के गेट पर बरसा था। जी माफ कीजिए, हम इसे तुरंत ठीक करेंगे। संबंधित सदस्य को सुधारेंगे। राधा ने मेजर जनरल राठौर की बात को ठंडक से काट दिया। जनरल, क्या आपको लगता है कि यह स्थिति केवल एक एनएसईओ की करतूत है? कंपनी कमांडर जो अपने सैनिक की वैध रिपोर्ट को नजरअंदाज करता है, बटालियन कमांडर जो उसके अधीन है, और तुम डिवीजन के नेता जो इन सब पर निगरानी रखने वाले हो। यह सबूत है कि तुम में से कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। एक सड़ी हुई टहनी को काटने का कोई फायदा नहीं। जड़ें जो सड़ चुकी हैं उन्हें उखाड़ना होगा। जैसे ही उसका वाक्य समाप्त हुआ, एक और वाहन गार्ड पोस्ट के सामने आकर रुका। इस बार यह मिलिट्री पुलिस एमपी का वाहन और सेना के महानिरीक्षक आईजी की नागरिक गाड़ी थी, जो उतरे हुए थे। तेज नजरों वाले मिलिट्री पुलिस के कमांडर, महानिरीक्षक और सेना अस्पताल से आपातकालीन रूप से भेजे गए सैन्य डॉक्टरों की एक टीम। उन्होंने राधा को सलाम किया और अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे, बिना किसी हिचकिचाहट के, जैसे कि वे एक लंबे समय से तैयार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हों। राधा ने अपनी ठोड़ी से नायक जोगिंदर की ओर इशारा करते हुए एमपी के कमांडर से कहा, इस आदमी को हिरासत में लो, ड्यूटी से हटाओ और गिरफ्तार करो। गार्ड की लॉग बुक और सीसीटीवी फुटेज भी जब्त करो। जी मैडम। एमपी के सदस्य एक साथ आगे बढ़े और नायक जोगिंदर के ढीले पड़े दोनों हाथों को पकड़ लिया। होश में आते ही नायक जोगिंदर चिल्लाया, जनरल, मैं दोषी हूं, जनरल, और घुटने टेकने की कोशिश की, लेकिन उसे एमपी के सदस्यों द्वारा बेबसी से घसीट लिया गया। राधा ने फिर आईजी को निर्देश दिया, तुरंत कंपनी को अलग थलग करो। नहीं, पूरी बटालियन जहां सिपाही रोहन सिंह तैनात है, सभी अभ्यास और काम रोक दो। सभी कर्मी अपनी जगह पर अलर्ट रहें। सिपाही रोहन की चोट से संबंधित सभी प्रशिक्षण रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, कंपनी कमांडर की रिपोर्ट और सभी संबंधित चीजों की निष्पक्ष जांच करो। जांच का ध्यान हिंसा या झूठी रिपोर्ट की संभावना पर केंद्रित करो। जी जनरल। आईजी की टीम हवा की तरह बटालियन की ओर फैल गई। अंत में राधा ने मेडिकल टीम के प्रमुख से कहा, तुरंत सिपाही रोहन सिंह को सुरक्षित करो और उसे केंद्रीय सैन्य अस्पताल में ले जाओ। तुम खुद उसकी हालत की जांच करो। चोट के कारण और उपचार में देरी के कारण बिगड़ने की संभावना का विश्लेषण करो। मुझे रिपोर्ट करो। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेडिकल टीम भी तुरंत एम्बुलेंस की ओर भागी। ये सभी आदेश 1 मिनट से भी कम समय में दिए गए थे। डिवीजन कमांडर केवल मुंह बाय देख सकता था। अपनी डिवीजन को एक बाहरी कमांडर द्वारा बेबसी से तोड़ा और फिर से बनाया जाता हुआ देख रहा था। तभी राधा ने जमीन पर पड़ी अपनी फीकी जैकेट उठाई। धूल झाड़ने के बाद उसने बिखरे हुए खाने के टुकड़ों को चुपचाप देखा, जैसे कि वह जाने को तैयार नहीं थी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा दुख और पछतावा था। अपने बीमार भतीजे के लिए बनाया गया खाना, उसमें छिपा प्यार और स्नेह, सेना के जूतों द्वारा बेरहमी से कुचल दिया गया था। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह मानवीय गरिमा और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक था, जिसे अपमानित किया गया था। उसने फिर से मेजर जनरल राठौर को देखा। जनरल, अब से तुम मेरे कमांड में हो। डिवीजन के सभी संचार नेटवर्क और कमांड नियंत्रण मुझे सौंप दो। अपने कार्यालय को संयुक्त जांच दल के पोस्टको के रूप में उपलब्ध कराओ, और जब तक यह मामला हल नहीं हो जाता, तुम मेरे बगल में खड़े रहोगे और सब कुछ देखोगे। अपनी आंखों से देखो कि तुम एक कमांडर के रूप में कितने अक्षम और गैर जिम्मेदार हो। यह डिवीजन कमांडर के खिलाफ एक अनौपचारिक निलंबन की घोषणा थी। मेजर जनरल राठौर के पास जी कहने की भी ताकत नहीं थी। वह केवल अपना सिर झुका सका। राधा ने अपनी कार की पिछली सीट से अपना लैपटॉप और काम का बैग निकाला। उसकी हरकतें अब एक साधारण बुआ जैसी नहीं थीं। यह एक अनुभवी फील्ड कमांडर की छवि थी, जिसने विभिन्न संकट स्थितियों का नेतृत्व किया था। उसने कहा, यह तो बस शुरुआत है जनरल राठौर।
आज यहां मैं इस बेस में फैले सभी भ्रष्टाचार और गंदी प्रथाओं को जड़ से उखाड़ दूंगी। उसकी घोषणा के साथ एक इन्फेंट्री डिवीजन चक्र को अपने इतिहास की सबसे लंबी और सबसे कठिन रात का सामना करना पड़ेगा। तूफान की आंख ने चलना शुरू कर दिया था और उसके रास्ते में आने वाले सभी झूठ और पाखंड को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए नियत किया गया था। रोहन की बटालियन को तुरंत बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया। सामने और पीछे के गेट मिलिट्री पुलिस द्वारा नियंत्रित थे और सभी टेलीफोन लाइनें और इंटरनेट नेटवर्क आईजी की टीम की निगरानी में थे। बटालियन कमांडर से लेकर सबसे निचले सिपाही तक सभी अधिकारियों और सैनिकों को बिना किसी अपवाद के बैरकों में अलर्ट रहने का आदेश दिया गया था। पूरी बटालियन में हवा एक खींचे हुए धनुष की डोरी की तरह तनावपूर्ण महसूस हो रही थी। आखिर हो क्या रहा है? क्या युद्ध होने वाला है? देखो, एमपी अंदर आ गई है। माहौल बहुत गंभीर है। सैनिक चिंतित चेहरों के साथ फुसफुसा रहे थे। किसी को भी स्थिति की सच्चाई का पता नहीं था। वे केवल यह महसूस कर सकते थे कि कुछ बहुत बड़ा और गलत हुआ है। उस समय कंपनी कमांडर के कमरे में कैप्टन हर्षवर्धन बेचैनी से अपने नाखून चबा रहा था। उसे अभी अभी बटालियन कमांडर से एक फोन आया था। तुम्हारी वजह से पूरा बेस हिल गया है, उसने चिल्लाकर कहा, जिसके बाद उसे अपने कमरे में अलर्ट रहने का आदेश दिया गया। उसे रोहन के अनुरोध को अस्वीकार करने के अपने जल्दबाजी के फैसले पर पछतावा हुआ, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा। सिर्फ एक सिपाही के कारण पूरी डिवीजन अलर्ट पर थी। आखिर वह लड़का है कौन? उसकी बुरी आशंका सच हो गई। उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला और आईजी के 2 जांचकर्ता अंदर आए। उन्होंने एक कागज का टुकड़ा दिखाया। कैप्टन हर्षवर्धन, हम सिपाही रोहन सिंह की चोट के मामले में जांच शुरू करेंगे। यह उन दस्तावेजों की सूची है जिन्हें सौंपना और जब्त करना है। सभी प्रशिक्षण रिकॉर्ड, ड्यूटी शेड्यूल, सैनिकों की शिकायतों के रिकॉर्ड, जिसमें तुम्हारी निजी डायरी और कंप्यूटर भी शामिल है, बिना किसी अपवाद के। कैप्टन हर्षवर्धन का चेहरा पीला पड़ गया। खासकर निजी डायरी और कंप्यूटर का नाम सुनकर उसका दिल जैसे पेट में गिर गया हो। वहीं पर अनियमितताओं और झूठी रिपोर्टों के निशान संग्रहित थे। लेकिन मेरा निजी सामान, एक तो मेरा नियमितताओं, यह तो निजता का उल्लंघन है। याद रखें, यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो आप पर राज्य के काम में बाधा डालने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जांचकर्ता के ठंडे शब्दों को सुनकर कैप्टन हर्षवर्धन अब और विरोध नहीं कर सका। उसका अधिकार छीन लिया गया था। जांचकर्ताओं ने कंपनी के प्रशासनिक कमरे की तलाशी ली, दस्तावेजों के बक्सों को सील कर दिया और उसके कंप्यूटर को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया। कैप्टन हर्षवर्धन केवल उस दृश्य को एक ऐसे अपराधी की तरह असहाय चेहरे से देख सका जो मौत की सजा का इंतजार कर रहा हो। इस बीच बैरकों में हवलदार बलवान सिंह अपने साथियों के साथ हंस रहा था। उसने सोचा कि यह घटना आला अधिकारियों की समस्या है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे देखा क्या, अभी डिवीजन कमांडर भी आए थे। जरूर कोई बड़ा मामला है, इसकी वजह से हमें काम नहीं करना पड़ रहा। अच्छा ही है, वह शायद रोहन के साथ किए गए अपने व्यवहार को भूल गया था। उसके लिए रोहन उन कई कमजोर जूनियर सैनिकों में से एक था जिनसे वह मिला था। लेकिन उसका आराम का समय लंबा नहीं चला। हवलदार बलवान सिंह को तुरंत आईजी के पूछताछ कक्ष में पेश होने का आदेश दिया गया है। प्रशासनिक प्रमुख की घबराई हुई चीख ने हवलदार बलवान सिंह का चेहरा कठोर कर दिया। पूछताछ कक्ष? मैं क्यों? चिंतित मन से वह पीछे पीछे चला। उसके सामने कठोर चेहरे वाले मिलिट्री पुलिस के कई सदस्य इंतजार कर रहे थे। वे उसे व्यावहारिक रूप से जबरन ले गए। उसके साथी केवल डरे हुए चेहरों से देख सकते थे। तभी सैनिकों को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य परखर करती है। यह कोई सामान्य परखर कर पाछा थे, निरीक्षण नहीं था। और इस समस्या के केंद्र में रोहन से संबंधित कुछ था। उसी समय डिवीजन कमांडर के कार्यालय में स्थापित संयुक्त जांच पोस्ट को बिना रुके काम कर रहा था। राधा बीच में डिवीजन कमांडर की कुर्सी पर बैठी थीं, जो वास्तविक समय में रिपोर्ट की जा रही स्थिति का नेतृत्व कर रही थीं। उसके बगल में मेजर जनरल राठौर एक दोषी की तरह पीले चेहरे के साथ खड़ा था। रिपोर्ट: सिपाही रोहन सिंह को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल दिल्ली ले जाया गया है। प्रारंभिक निदान में बाईं कलाई की स्केफॉइड हड्डी में एवास्कुलर नेक्रोसिस का पता चला है।
तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है। मेडिकल टीम की आपातकालीन रिपोर्ट ने राधा के माथे पर शिकन डाल दी। एवास्कुलर नेक्रोसिस सिर्फ एक सामान्य मोच नहीं थी, यह एक गंभीर बीमारी थी जिसमें हड्डी में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे हड्डी के ऊतक मरने लगते हैं। एक बीमारी जिसे अगर जल्दी इलाज किया जाता तो रोका जा सकता था। अब अज्ञानता और उपेक्षा के कारण एक ऐसी स्थिति बन गई थी जिसे शायद ठीक नहीं किया जा सकता था। हो सकता है कि रोहन जीवन भर अपनी कलाई का सामान्य रूप से उपयोग न कर पाए। सर्जरी की तैयारी करो, जरूरत पड़े तो भारत के सबसे अच्छे हैंड सर्जन को बुलाओ। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल होना चाहिए। जी जनरल। राधा की आंखों में एक घातक चमक थी। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक भयानक जानलेवा आभा थी। उसने अपने बगल में खड़े मेजर जनरल राठौर की ओर देखा। जनरल, क्या तुम्हारी डिवीजन में एक सैनिक जिसकी हड्डी सड़ रही हो, उसे मरहम देना ही एकमात्र इलाज है? माफ कीजिए जनरल। मेजर जनरल राठौर अपना सिर नहीं उठा सका। उसका पूरा शरीर शर्म और अपमान से कांप रहा था। इसके तुरंत बाद आईजी टीम की अंतरिम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट: जब्त किए गए प्रशिक्षण रिकॉर्डों की क्रॉस जांच से हमें संकेत मिले हैं कि सिपाही रोहन सिंह की चोट के दिन सुरक्षा प्रशिक्षण के रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया था। हमने कई गवाहियां और सबूत भी इकट्ठा किए हैं कि उसे चोट के बाद भी भारी काम करने के लिए मजबूर किया गया था। जारी रखो। कैप्टन हर्षवर्धन के कंप्यूटर से हमें कई झूठी रिपोर्टों की फाइलें मिली हैं। अधिकांश सैनिकों की शिकायतों की रिपोर्टों को बस कॉपी पेस्ट किया गया था और निष्कर्ष कोई समस्या नहीं के साथ ऊपर भेजा गया था। खासकर रोहन के परिवार से संपर्क करने के अनुरोध को मौखिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया था और कहीं भी दर्ज नहीं किया गया था। झूठ का किला परत दर परत ढह रहा था। कागजों पर आदर्श दिखने वाले बेस का असली चेहरा एक फोड़े जैसा था जो फटने के लिए तैयार था। जांच हवलदार बलवान तक पहुंची। शुरू में वह खुद को निर्दोष बताते हुए चिल्लाता रहा, लेकिन जब उसके साथियों और जूनियर्स की गवाहियां सामने आने लगीं, यहां तक कि किसी द्वारा चुपके से रिकॉर्ड किया गया हिंसा का वीडियो सबूत भी दिखाया गया, तो वह अंततः टूट गया। मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन मैं भी केवल ऊपर से मिले आदेशों का पालन कर रहा था। क्या सेना में ऐसा ही नहीं होता? उसके कायरतापूर्ण बहाने ने राधा के गुस्से को और भड़का दिया। वह वीडियो लिंक के माध्यम से पूछताछ की प्रक्रिया की निगरानी कर रही थी। उसने अपने बगल में मिलिट्री पुलिस के कमांडर से फुसफुसाया, हवलदार बलवान सिंह के लिए आरोप की धारा बदल दो। अब ये हल्की मारपीट नहीं, बल्कि अधिकार का दुरुपयोग, हिंसा और हत्या का प्रयास है। और पता करो कि वह किस ऊपर वाले की बात कर रहा है, उसकी जड़ तक खोदो। हत्या का प्रयास। यह शब्द सुनकर हवलदार बलवान को एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है और वह रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। रात गहरी होती गई। एक व्यक्ति रोहन सिंह से शुरू हुई जांच अनियंत्रित रूप से फैल गई। सैनिकों ने इस अवसर का उपयोग उन अन्यायों के बारे में गुमनाम रिपोर्ट देने के लिए किया जिन्हें वे अब तक दबाए हुए थे। सीनियर्स द्वारा पिटाई, अधिकारियों द्वारा गबन के आरोप, यहां तक कि अतीत में एक संदिग्ध आत्महत्या के मामले की फिर से जांच की मांग। पेंडोरा का बॉक्स खुल चुका था। राधा ने हर रिपोर्ट को बिना किसी विवरण को छोड़े जांचा। उसके सिर में बिखरे हुए पहेली के टुकड़े एक बड़ी तस्वीर बनाने लगे थे। यह केवल एक या दो लोगों की करतूत नहीं थी, यह एक संरचनात्मक बीमारी थी जहां कमांडरों की अक्षमता और उपेक्षा के तहत हिंसा और झूठ एक प्रणाली बन गए थे। मेजर जनरल राठौर अब और खड़े नहीं रह सकते थे और लड़खड़ाते हुए दिख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेस इतना सड़ चुका है। उन्हें एहसास हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने बनाया था वह सब रेत का महल था। राधा ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर ठंडे स्वर में कहा, अब तुम समझे? जनरल, जिसका तुम नेतृत्व कर रहे हो वह एक सैन्य इकाई नहीं है, यह अपराधियों का अड्डा है और इसका सरगना तुम खुद हो। उस रात एक इन्फेंट्री डिवीजन चक्र में कोई भी सो नहीं सका। यह रात उन लोगों के लिए लंबी थी जो सच्चाई के बोझ से दबे हुए थे और उन लोगों के लिए जो उस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। झूठ के किले के खंडहरों के नीचे कई लोगों का भाग्य दांव पर लगा था। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल दिल्ली के वीआईपी कमरे में रोहन सिंह सफेद चादर पर लेटा था। अभी अभी बेहोशी से जागा था। उसकी धुंधली चेतना के कगार पर
उसने कीटाणुनाशक की गंध महसूस की और नियमित रूप से बजने वाली मेडिकल मशीनों की आवाज सुनी। जब उसकी धुंधली दृष्टि साफ होने लगी तो उसने सबसे पहले खिड़की के बाहर एक अनजान शहर का दृश्य और अपनी बुआ राधा को अपने बगल में बैठे देखा। बुआ, रोहन की आवाज कर्कश थी। अपने भतीजे को होश में देखकर राधा ने चिंतित चेहरे से उसके माथे को छुआ। रोहन, तुम ठीक हो? होश आ गया? यह कहाँ है? बुआ, मैं तो बेस में था। उसने नीचे अपनी बाईं बांह को देखा। कलाई से कोहनी के नीचे तक एक मोटी पट्टी बंधी थी। ऑपरेशन सफल रहा था, लेकिन धड़कता हुआ दर्द अभी भी महसूस हो रहा था। तुम अस्पताल में हो, ऑपरेशन ठीक से हो गया, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राधा की गर्मजोशी भरी आवाज ने रोहन की आंखों में आंसू ला दिए। उसने जो भी दुख और पीड़ा सही थी वह सब एक साथ उमड़ पड़ी। वह एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। बुआ, बहुत दर्द हुआ, मैं डर गया था, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। राधा ने रोते हुए अपने भतीजे की पीठ को धीरे धीरे थपथपाया। उसकी आंखें भी नम थीं। एक मजबूत सैनिक के रूप में अपनी छवि के पीछे वह भी एक परिवार की सदस्य थी जो अपने प्रियजन की पीड़ा को महसूस करती थी। माफ करना बेटा, मैं देर से आई, मुझे माफ कर दो। काफी देर रोने के बाद रोहन को अचानक यह स्थिति अवास्तविक लगने लगी। वह एक वीआईपी कमरे में कैसे हो सकता है और उसकी बुआ उसे ले जाने के लिए बेस की कड़ी सुरक्षा को कैसे पार कर सकती हैं। उसे यह भी याद आया कि अभी अभी एक अधिकारी रैंक की नर्स अंदर आई थी। उन्होंने उसकी बुआ को बहुत सम्मानपूर्वक सलाम किया था। बुआ, आखिर हुआ क्या है? आप कैसे? राधा ने अपने भतीजे की भ्रमित आंखों में देखा और समझ गई कि वह अब इसे और नहीं छिपा सकती। उसने शांति से अपनी लटकी हुई वर्दी की ओर इशारा किया। रोहन की नजरें वहां गईं और उसने उसे देखा। वर्दी के कंधों पर चमकते 3 सुनहरे सितारे। रोहन की आंखें अविश्वास में फैल गईं। वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका कि उसकी साधारण बुआ, जो हर दिवाली साधारण कपड़ों में आती थीं और उसे मिठाइयां बनाने में मदद करती थीं, भारतीय थल सेना में एक 3 सितारा जनरल थीं। यह एक लंबी कहानी है। जब तुम छोटे थे तो मुझे लगा कि तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है, और जब तुम बड़े हो गए तो मैं सिर्फ तुम्हारी साधारण बुआ बने रहना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था। रोहन कुछ नहीं कह सका। सदमा, भ्रम और एक अवर्णनीय सम्मान की भावना उसके दिमाग में घुल मिल गई थी, जिससे उसका सिर खाली हो गया था। अब वह समझ गया था कि उसकी समस्या इतनी जल्दी और पूरी तरह से कैसे हल हो गई। उसी समय डिवीजन मुख्यालय में संयुक्त जांच दल एक नए चरण का सामना कर रहा था। जैसे जैसे वे रोहन के मामले की गहराई में जांच कर रहे थे, अनुशासनहीनता से कहीं बड़े अपराधों के सबूत सामने आ रहे थे। आईजी की टीम ने विशेष रूप से रसद के गबन के मामले में गहराई से जांच की। ऐसे निशान मिले कि किसी ने व्यवस्थित रूप से ईंधन, भोजन और यहां तक कि प्रशिक्षण उपकरणों का गबन करके निजी पार्टियों को बेचा था। और इसके केंद्र में एक अप्रत्याशित व्यक्ति था, नायक जोगिंदर, जिसने गेट पर राधा के टिफिन को लात मारी थी। शुरू में उसने अपनी सभी गलतियों को स्वीकार किया और नरमी की भीख मांगी, लेकिन जब गबन के आरोप सामने आए तो वह चुप हो गया। हालांकि मिलिट्री पुलिस की जांच टीम द्वारा दबाव डाले जाने के बाद यह पता चला कि उसके किसी और के नाम पर मौजूद खाते में नियमित रूप से बड़ी मात्रा में रहस्यमय पैसा जमा हो रहा था। नायक जोगिंदर, यह पैसा कहां से आया? एक नायक का वेतन इतना नहीं हो सकता। जांचकर्ता द्वारा दबाव डाले जाने पर नायक जोगिंदर को पसीना आने लगा और उसने सिर झुका लिया। मैं नहीं बता सकता साहब, अगर मैंने बताया तो मैं मर जाऊंगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें सैन्य कानून के अनुसार और भी कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुम अभी सच बताते हो तो शायद नरमी पर विचार किया जा सकता है। बताओ, तुम्हारे पीछे कौन है? नायक जोगिंदर लंबे समय तक हिचकिचाता रहा। उसकी आंखें भयंकर डर से कांप रही थीं। वह स्पष्ट रूप से किसी बड़ी चीज में शामिल था और अपने आकाओं से डरता था। अंत में कांपती हुई आवाज में उसने अपना मुंह खोला। सूबेदार मेजर, डिवीजन के सूबेदार मेजर। उसके द्वारा लिए गए नाम ने पूछताछ कक्ष में माहौल को जमा दिया। डिवीजन का सूबेदार मेजर एक एनएससीओ द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला सर्वोच्च पद। डिवीजन कमांडर का विश्वास पात्र, जो पूरी सेना के अनुशासन के लिए जिम्मेदार था। यह तथ्य कि वह बेस में
भ्रष्टाचार का सरगना था, एक बहुत बड़ा झटका था। इस रिपोर्ट ने राधा के भाव नहीं बदले, जैसे कि उसने सब कुछ पहले से ही अनुमान लगा लिया था। सूबेदार मेजर को तुरंत गिरफ्तार करो, उसके कार्यालय और सरकारी आवास की तलाशी लो, निश्चित रूप से अतिरिक्त सबूत मिलेंगे। राधा की भविष्यवाणी सही थी। सूबेदार मेजर के सरकारी आवास में एक छिपी हुई तिजोरी के अंदर एक गुप्त बही खाता मिला, जिसमें अधिकारियों के नाम और उनके द्वारा दी गई राशियों का विवरण था। उस किताब में कैप्टन हर्षवर्धन और कई अन्य मध्य रैंक के अंदर करता है अधिकारियों के नाम थे। और चौंकाने वाली बात यह थी कि शीर्ष पर डिवीजन के चीफ ऑफ स्टाफ का नाम था। उन्होंने पदोन्नति और पद पाने के लिए सूबेदार मेजर को रिश्वत दी थी, जबकि उसकी आपराधिक गतिविधियों पर आंखें मूंद ली थीं या यहां तक कि उनमें भाग लिया था। यह एक विशाल भ्रष्टाचार का कार्टेल था। रोहन की कलाई की चोट तो बस हिमशैल का सिरा थी। सतह के नीचे एक विशाल अपराध की जड़ें थीं जो पूरी डिवीजन को खा रही थीं। राधा ने उस बही खाते को चुपचाप पलटा। उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। उसने उस किताब को मेजर जनरल राठौर की ओर फेंका। जनरल, यह है उस सेना का असली चेहरा जिसका तुम नेतृत्व करते हो। तुम्हारा चीफ ऑफ स्टाफ और तुम्हारा सूबेदार मेजर मिलकर इस बेस को लूट रहे थे। और तुम क्या कर रहे थे? क्या एक डिवीजन कमांडर का काम सिर्फ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना है? मेजर जनरल राठौर ने कांपते हाथों से वह किताब ली। जिन लोगों को वह अपना दाहिना और बायां हाथ मानता था, उनके विश्वासघात ने उसे अवाक कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक कितना अंधा और अक्षम था। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, और भी क्रूर और भयानक सच्चाई सामने आने लगी। कुछ साल पहले इस बेस में एक सैनिक को एक गोदाम में लटका हुआ पाया गया था। उस समय बेस ने जल्दी से यह निष्कर्ष निकाला कि सैनिक सैन्य जीवन के अनुकूल नहीं हो पाने के कारण अवसाद में था और मामला बंद कर दिया। हालांकि बेस में बात करते हैं और कुछ को दो खरे विकासी में आखर एक गुमनाम मुखबिर ने दावा किया कि उसने आत्महत्या नहीं की थी। उसे कथित तौर पर मार डाला गया था और ऐसा दिखाया गया था जैसे उसने आत्महत्या की हो, क्योंकि उसने गलती से बेस में हो रहे गबन को देख लिया था और बाहरी अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करने का इरादा किया था। राधा ने तुरंत उस पुराने मामले की फाइलों की समीक्षा का आदेश दिया। धूल भरी अलमारी से मिली जांच फाइलें विसंगतियों से भरी थीं। प्रारंभिक जांच बहुत खराब थी और महत्वपूर्ण सबूत गायब हो गए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि मामले को संभालने वाले मिलिट्री पुलिस के जांचकर्ता को मामला बंद होने के बाद असाधारण रूप से तेजी से पदोन्नति मिली और उसे मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। राधा ने उस जांचकर्ता का नाम धीरे से बुदबुदाया। फिर उसने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा। उसकी आंखों में अब केवल गुस्सा ही नहीं, बल्कि गहरा दुख और एक दृढ़ संकल्प भी था। उसने खिड़की के बाहर के अंधेरे को देखा। अतीत के भूत वर्तमान की त्रासदी के साथ मिलकर एक विशाल छाया बना रहे थे। यह अब केवल एक भ्रष्ट सैन्य संगठन को सुधारने का मामला नहीं था। यह न्याय के लिए एक लड़ाई थी, एक युवक की आत्मा को शांति देने के लिए जो व्यर्थ में मर गया था, और उन लोगों को दंडित करने के लिए जिन्होंने सच्चाई को छुपाया था। सच्चाई निश्चित रूप से सामने आएगी और इसकी कीमत बहुत महंगी होगी। उसकी धीमी बड़बड़ाहट कमांड पोस्ट की ठंडी हवा में गूंज गई। विशाल तूफान ने अभी अभी अपना क्रूर असली रूप दिखाना शुरू किया था। जब डिवीजन के सूबेदार, मेजर और चीफ ऑफ स्टाफ को गिरफ्तार किया गया और बेस में भ्रष्टाचार कार्टेल का असली चेहरा सामने आया, तो सैन्य जगत में हड़कंप मच गया। मीडिया हर दिन सनसनीखेज सुर्खियों के साथ खबरें छापता था, जैसे 3 सितारा जनरल ने हथियार माफिया का भंडाफोड़ किया, सैन्य भ्रष्टाचार का हिमशैल। जनता की राय उबल पड़ी और सेना प्रमुख को जनता से माफी मांगनी पड़ी और सैन्य अनुशासन को फिर से स्थापित करने का वादा करना पड़ा। एक इन्फेंट्री डिवीजन चक्र विनाश के कगार पर थी। संयुक्त टीम की जांच रुकी नहीं, इसके विपरीत चाकू और भी गहरा चुभा। अतीत में एक संदिग्ध मौत के मामले की फिर से जांच गंभीरता से शुरू हुई। राधा ने उस समय मामले को संभालने वाले जांचकर्ता को सीधे बुलाया। अब वह मुख्यालय में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर था और वह तनावपूर्ण चेहरे के साथ आया। बहुत समय हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल बुद्धदेव। राधा ने पूछताछ कक्ष में सबसे पहले बात शुरू की। वह उसे जानती हुई लग रही थी। कुछ साल पहले
चक्र डिवीजन में सिपाही अरुण की मौत का मामला याद है? तुमने उसे संभाला था, है ना? जी, याद है जनरल। मैंने जांच फाइल देखी, बहुत सारी विसंगतियां हैं। शव परीक्षण ठीक से नहीं किया गया था। घटना स्थल पर अधिकांश सबूत गायब थे। ऐसा लगता है कि इसे बहुत जल्दबाजी में बंद कर दिया गया था। क्या कारण था? लेफ्टिनेंट कर्नल बुद्धदेव के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। उसने शांत रहने की कोशिश की और जवाब दिया, उस समय स्थिति के आधार पर यह स्पष्ट रूप से आत्महत्या थी जनरल। एक सुसाइड नोट भी मिला था। पीड़ित का परिवार भी चाहता था कि मामला शांति से सुलझ जाए। झूठ। राधा की आवाज चाकू की तरह तेज थी। पीड़ित का परिवार अब भी अपने बेटे की मौत पर संदेह करता है और फिर से जांच की मांग कर रहा है। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिली हूं। तुम्हें किसने आदेश दिया था? तुम्हें सच्चाई को छिपाने के लिए किसने कहा था? लेफ्टिनेंट कर्नल बुद्धदेव की पुतलियां बुरी तरह कांप गईं। उसने अपने होंठ काटे और चुप रहा। राधा, जैसे कि उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगा चुकी थी, ने एक भूरे रंग का लिफाफा मेज पर आगे बढ़ाया। जानते हो यह क्या है? तुम्हारे बेटे की विदेश में स्कूल की फीस का विवरण और तुम्हारी पत्नी के नाम पर दक्षिण दिल्ली में एक अपार्टमेंट का प्रमाण पत्र। तुम्हारी जीवन भर की सैनिक की तनख्वाह से। मुझे नहीं लगता कि तुम यह सब वहन कर सकते हो। यह पैसा कहां से आया? कहीं यह उस मामले को बंद करने का इनाम तो नहीं है? ठोस सबूतों के सामने लेफ्टिनेंट कर्नल बुद्धदेव टूट गया। उसने अंततः सब कुछ स्वीकार कर लिया। उस समय के डिवीजन कमांडर ने उस पर मामले को शांति से बंद करने के लिए दबाव डाला था और इसके बदले में उसे एक बड़ी राशि दी गई थी। वह सच्चाई जानता था, लेकिन उसने अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए अपनी अंतरात्मा को बेच दिया था। और जिस डिवीजन कमांडर का उसने उल्लेख किया, वह एक सक्रिय 3 सितारा जनरल था जो अब रक्षा मंत्रालय में एक रणनीतिक पद पर था। लेफ्टिनेंट जनरल सूर्य प्रताप सिंह, एक बड़ी हस्ती जो सेना में एक शक्तिशाली गुट का नेता था और यहां तक कि अगले सेना प्रमुख के उम्मीदवार के रूप में भी जाना जाता था। मामले का प्रभाव अनियंत्रित रूप से फैल गया। यह अब केवल एक डिवीजन में भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, बल्कि एक विशाल घोटाला था जो पूरी भारतीय सेना को हिला सकता था। मेजर जनरल राठौर को राहत महसूस हुई क्योंकि यह उसके पूर्ववर्ती का काम था, लेकिन वह भी डर गया था कि इस विशाल तूफान का अंत कहां होगा। जब हर कोई लेफ्टिनेंट जनरल राधा के साहसिक कदम पर भयभीत और चकित था, केवल एक व्यक्ति, रोहन सिंह, जो अस्पताल में ठीक हो रहा था, गहरे संदेह और भ्रम में डूबा हुआ था। अपने अस्पताल के कमरे में अकेले उसने अपनी बुआ के 3 सितारों को देखने के सदमे और उसके बाद हुई सभी घटनाओं पर फिर से विचार किया। शुरू में उसने केवल यह सोचा था कि वह अपनी बुआ की बड़ी शक्ति के कारण बच गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ विसंगतियां सामने आने लगीं। अजीब है, बुआ को मेरी चोट के बारे में इतनी विस्तार से कैसे पता चला? मैंने तो उन्हें फोन भी नहीं किया था और उनका गार्ड पोस्ट पर आने का समय बहुत सटीक था, जैसे कि वह सब कुछ तैयार करके आई हों। आज को खान मेरा को थोड़ा नहीं कारी। रोहन को याद आया जब वह अनिवार्य सैन्य सेवा में शामिल होने वाला था। कई कॉल लेटर आए, लेकिन यह उसकी बुआ ही थीं जिन्होंने बहुत दृढ़ता से एक इन्फेंट्री डिवीजन चक्र की सिफारिश की थी, इस कारण से कि एक असली मर्द को एक लड़ाकू इकाई में सेवा करनी चाहिए। उस समय उसने इसे केवल अपने भतीजे से प्यार करने वाली एक बुआ की सलाह के रूप में लिया था, लेकिन अब फिर से सोचने पर कुछ अस्वाभाविक था। और महत्वपूर्ण सवाल, उसकी बुआ हमेशा कहती थी कि उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है, लेकिन रोहन जानता था कि उसके अलावा उनका एक सगा बेटा भी था। उनका बेटा, जो उसका चचेरा भाई भी था, बचपन में एक दुर्घटना में मर गया था। उसकी बुआ ने अपने चचेरे भाई के बारे में लगभग कभी बात नहीं की थी, लेकिन रोहन ने रिश्तेदारों से स्पष्ट रूप से सुना था कि उसके चचेरे भाई की सैन्य सेवा के दौरान रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। रोहन के सिर में बिखरे हुए पहेली के टुकड़े एक बिजली की तरह एक तस्वीर में जुड़ गए। कहीं ऐसा तो नहीं? कांपते हाथों से उसने बिस्तर के बगल में अपना मोबाइल फोन उठाया। सेना में शामिल होने पर बंद कर दिया गया फोन उसकी बुआ द्वारा फिर से सक्रिय कर दिया गया था। उसने इंटरनेट सर्च इंजन में कुछ कीवर्ड टाइप किए। लेफ्टिनेंट जनरल राधा शर्मा, बेटा, मौत, भारतीय सेना, एक इन्फेंट्री डिवीजन। खोज के परिणामों ने उसका दिल जमा दिया।
कुछ साल पहले एक छोटे अखबार के पन्ने पर एक संक्षिप्त खबर सेना के सिपाही अरुण की अनुकूलन में विफल रहने के कारण कथित आत्महत्या और सिपाही अरुण की मां का नाम लिखा था राधा शर्मा, उसकी इकाई एक इन्फेंट्री डिवीजन चक्र। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। यह सब कोई संयोग नहीं था। उसकी बुआ शुरू से ही सब कुछ जानती थीं। वह बेस जहां उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, वहां जड़ जमाए हुए भ्रष्टाचार और विशाल सड़ांध का कार्टेल और सच्चाई को छिपाने वाले लोग, वह लंबे समय से अपनी तलवार तेज कर रही थीं, न केवल बदला लेने के लिए बल्कि न्याय स्थापित करने के लिए। एक इन्फेंट्री डिवीजन चक्र में उसकी उपस्थिति उसकी बुआ की बड़ी योजना का हिस्सा थी। उसकी बुआ ने उसे एक चारे के रूप में फेंका था। बहुत संभव था कि उन्होंने यह अनुमान लगा लिया था कि इस भ्रष्ट व्यवस्था में रोहन किसी न किसी रूप में शिकार बनेगा और वह बलिदान उसके लिए इस बेस को कानूनी और पूरी तरह से नष्ट करने का एक आदर्श औचित्य बन गया। जब उसका टिफिन लात मारा गया था तो उसने जो ठंडा गुस्सा दिखाया था वह केवल अपने भतीजे के लिए दया नहीं थी। यह बदला लेने की भावनाओं का एक विस्फोट था जिसे उसने वर्षों से उन लोगों के खिलाफ दबा रखा था जो उसके बेटे की अन्यायपूर्ण मौत पर फले फूले थे और सच्चाई को कुचल दिया था। यही पहला प्लॉट ट्विस्ट था। राधा का गुस्सा एक आवेगी कार्य नहीं था। यह न्याय के लिए एक बदला लेने वाले नाटक का पहला अध्याय था जिसकी गणना और डिजाइन सावधानी पूर्वक की गई थी। उसने बड़े अपराध की जड़ को उखाड़ने के लिए अपने प्यारे भतीजे को भी खतरे में डालने की हिम्मत की थी। रोहन ने अपना फोन गिरा दिया। यह धोखा दिए जाने का एहसास नहीं था बल्कि एक असाधारण दुख और प्रशंसा थी जिसने उसे घेर लिया था। उसकी बुआ द्वारा उठाए गए पीड़ा के बोझ ने उसके सीने पर भारी दबाव डाला। उसकी बुआ केवल बदला लेने की आग में जलने वाली व्यक्ति नहीं थी। उन्होंने इस सड़ी हुई व्यवस्था को बदलने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था ताकि उनके बेटे जैसे और कोई अन्यायपूर्ण शिकार न हो। बुआ। रोहन ने अपनी बुआ का नाम धीरे से बुदबुदाया। अब उसे एहसास हुआ कि वह इस बड़ी लड़ाई में केवल एक शिकार नहीं था। उसे अपनी बुआ के लिए एक तलवार बनने को तैयार रहना होगा। उसे इस क्रूर सच्चाई का अंत अपनी आंखों से देखना होगा और यही उसकी बुआ का कर्ज चुकाने का एकमात्र तरीका था जो उसे भी खतरे में डालने को तैयार थीं ताकि सब कुछ ठीक हो सके। जब लेफ्टिनेंट जनरल सूर्य प्रताप सिंह का नाम सामने आया तो सैन्य अभियोजन की जांच एक बड़ी दीवार से टकरा गई। वह सेना में सबसे बड़े गुट का नेता और एक प्रभावशाली व्यक्ति था जिसका नेटवर्क राजनीति और सरकार तक फैला हुआ था। रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय में उसके संपर्कों ने जांच में बाधा डालने के लिए एक अदृश्य दबाव डालना शुरू कर दिया। जो आंतरिक मुखबिर राधा को सब कुछ रिपोर्ट करते थे वे एक एक करके चुप हो गए और जो अधिकारी सहयोगी थे उन्हें अचानक स्थानांतरण के आदेश मिले या अतीत की छोटी मोटी गलतियों के बहाने निष्क्रिय कर दिया गया। सूर्य की ओर से जवाबी हमला बहुत व्यवस्थित और चालाकी भरा था। उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल राधा पर हमला करने के लिए किया। महिला जनरल की तानाशाही जांच ने सेना की कमांड संरचना को हिला दिया या लेफ्टिनेंट राधा ने भतीजे के व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए सेना को पंगु बनाया जैसे लेख सामने आने लगे। यह तथ्य कि राधा का भतीजा रोहन था और उसका बेटा उसी बेस में मर गया था इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया ताकि यह कहानी बनाई जा सके कि यह जांच न्याय स्थापित करने का प्रयास नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का नाटक है। जनता की राय डगमगाने लगी। राधा के दृढ़ नेतृत्व की प्रशंसा करने वाली आवाजों के बीच यह संदेह पैदा होने लगा कि क्या उसकी जांच के तरीके उचित थे। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन से भी एक अप्रत्यक्ष संदेश जारी किया गया जिसमें अत्यधिक जांच से बचने का अनुरोध किया गया जो सैन्य स्थिरता को बाधित कर सकती है। संयुक्त जांच पोस्टकों में माहौल भारी हो गया। जांचकर्ता इतने बड़े बाहरी दबाव के सामने असहाय महसूस करने लगे। जनरल, यह स्थिति कठिन है। सूर्य की लॉबी हर कदम पर बाधा डाल रही है। सबूत हासिल करना भी आसान नहीं है। एक परिकाम ने 2000 तारा की मिलिट्री पुलिस के कमांडर ने निराशा से रिपोर्ट दी। राधा ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपने विचारों में खो गई। उसने इस तरह के बड़े प्रतिरोध का अनुमान लगाया था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि सूर्य प्रताप सिंह नामक विशालकाय के पीछे का कवच कितना मजबूत है, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकती थी। अगर वह यहां अंताकाप का कार में खिल की संबंध कार में गलान रुक गई
तो उसके बेटे और कई अन्य पीड़ितों की अन्यायपूर्ण मौत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। उस समय कमांड रूम का दरवाजा खुला और एक सहायक सावधानी से अंदर आया। जनरल, राष्ट्रपति के कार्यालय से एक मेहमान है। सबके चेहरे तन गए। उन्होंने सोचा कि महल से दबाव सीधे आ गया है, लेकिन जो अंदर आया वह व्यक्ति नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी पीठ अभी भी सीधी थी और उसकी निगाहें तेज थीं। वह राष्ट्रपति का विश्वास पात्र था, एक सेवानिवृत्त 4 सितारा जनरल जिसे सैन्य किंवदंती कहा जाता था, जो अब राजनीति, कानून और सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री के रूप में कार्यरत था। समन्वय मंत्री। उसने राधा को देखा और फिर एक दृढ़ स्वर में कहा, जनरल राधा, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? सभी जांचकर्ताओं के बाहर जाने के बाद केवल वे दोनों ही बचे थे। समन्वय मंत्री सोफे पर बैठे और बातचीत शुरू की। तुम्हारे कारनामों के कारण सेना में खलबली मची हुई है राधा। सब लोग कह रहे हैं कि तुम व्यक्तिगत भावनाओं के कारण इस संस्था को बर्बाद कर रही हो। राधा ने उसे एक अडिग दृष्टि से देखा। आप किसी से भी बेहतर जानते हैं कि यह सच नहीं है ना सर? समन्वय मंत्री ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर एक लंबी सांस ली। मुझे पता है कि तुम्हारे बेटे के मामले के पीछे सूर्य का हाथ है, लेकिन वह कोई मामूली प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसका इस तरह सीधे सामना करना केवल तुम्हें ही चोट पहुंचाएगा। उसे गिराने के लिए हमें और भी मजबूत सबूतों की जरूरत है। वह सबूत मैं निश्चित रूप से ढूंढ लूंगी सर। मुझे बस समय चाहिए। मैं तुम्हें वही समय देने आया हूं। समन्वय मंत्री के शब्द सुनकर राधा की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे राधा को दे दिया। यह राष्ट्रपति का पत्र है। इसमें तुम्हें सेना के भीतर भ्रष्टाचार के उन्मूलन की जांच में पूर्ण अधिकार दिया गया है। अब से तुम सेना प्रमुख के अधीन नहीं हो, बल्कि सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करोगी। कोई भी तुम्हारी जांच में बाधा नहीं डाल सकता। यह एक असाधारण समर्थन था। अप्रत्याशित रूप से राष्ट्रपति ने सीधे राधा को असीमित शक्ति वाली एक तलवार दे दी थी। राधा ने समन्वय मंत्री को आश्चर्य और धन्यवाद के मिले जुले भाव से देखा। क्यों सर? तुम्हारा बेटा, वह मेरा पसंदीदा युवा अधिकारी था, एक ईमानदार और बहादुर सैनिक। समन्वय मंत्री की आवाज धीमी हो गई। जब वह लड़का व्यर्थ में चला गया तो मैंने कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन सूर्य की बाधाएं बहुत मजबूत थीं। मैं सच्चाई को उजागर करने में असफल रहा। यह मेरे जीवन भर का पछतावा बन गया। और अब तुम, उसकी मां, खुद आगे आई हो। मैं कैसे चुप रह सकता हूं? वह उठा और राधा के कंधे पर थपथपाया। यह तुम्हारी अकेली लड़ाई नहीं है, यह हम सबकी लड़ाई है, इस सड़ी हुई सेना को साफ करने के लिए। राष्ट्रपति भी सहमत हैं, इसलिए किसी भी दबाव के आगे कभी मत झुकना। इसे पूरी तरह से उजागर करो। तुम्हारे पीछे मैं, राष्ट्रपति और इस देश के लोग हैं जो न्याय की आकांक्षा रखते हैं। समन्वय मंत्री के जाने के बाद राधा ने राष्ट्रपति के उस पत्र को लंबे समय तक पकड़े रखा। उसके सीने में कुछ गर्म सा उमड़ आया। वह अकेली नहीं थी। उसके बेटे द्वारा छोड़ी गई सच्चाई का बीज अब आशा की एक चिंगारी बन गया था, जिसे विशाल स्तंभों का समर्थन प्राप्त था। उसने तुरंत अपने जांचकर्ताओं को वापस बुलाया। उसकी आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दृढ़ थीं। अब से हम जांच का तरीका बदल देंगे। सूर्य प्रताप सिंह को सीधे निशाना बनाने के बजाय हम पहले उसके धन के स्रोतों पर हमला करेंगे। उससे जुड़ी सभी हथियार कंपनियों और अनुबंधों की जांच करो। सब कुछ धूल में मिला दो। राष्ट्रपति के पूर्ण समर्थन के साथ जांच को जैसे पंख लग गए। सैन्य अभियोजन, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबी और प्रवर्तन निदेशालय एड को शामिल करते हुए एक अंतर एजेंसी संयुक्त जांच दल का गठन किया गया। सूर्य से संबद्ध हथियार कंपनियों पर बड़े पैमाने पर छापे मारे गए और उसके नाम पर बेनामी खाते और रिश्वत की सूचियां मिलने लगीं। ऐसे में एक समाज कुहरा देश माने पार करते हैं। सूर्य घबराने लगा। अकेले राधा के हमले का वह सामना कर सकता था, लेकिन जब पूरा देश का तंत्र उसे जकड़ने लगा तो वह असहाय था। उसे बचाने वाला कवच एक एक करके टूट गया। जो लोग पहले उसके प्रति वफादार थे, वे खुद को बचाने के लिए उसके खिलाफ हो गए और उसके अपराधों को उजागर करने वाले आंतरिक मुखबिरों की बाढ़ आ गई। इस बीच रोहन, जो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अपनी बुआ की देखरेख में फिजियोथेरेपी के लिए अस्थायी रूप से अस्पताल में रह रहा था, वह अब एक असहाय शिकार नहीं था।
उसने अपनी बुआ से पूछा कि क्या वह किसी तरह से मदद कर सकता है। राधा ने अपने भतीजे की आंखों में बदलाव देखा, यह जानकर कि उसे पूरी सच्चाई का पता चल गया है। उसने अपने भतीजे को एक छोटी सी यूएसबी दी। इसमें तुम्हारे स्वर्गीय चचेरे भाई के सेवा रिकॉर्ड और डायरी हैं। शायद कोई सुराग हो जो हमसे छूट गया हो। उसे सबसे अच्छा परिवार ही जानता है। रोहन ने उस यूएसबी को भारी जिम्मेदारी की भावना के साथ लिया। यह केवल डेटा नहीं था, यह उसके चचेरे भाई की आखिरी आवाज थी जो अन्यायपूर्ण तरीके से मर गया था। उसने पूरी रात उन नोटों को पढ़ा। अपने चचेरे भाई की डायरी में सैन्य जीवन की कठिनाइयों के अलावा कुछ अस्पष्ट लेख थे जो यह संकेत देते थे कि उसने कुछ गलत देखा था। फिर रोहन को एक बहुत ही सार्थक वाक्य मिला। हर महीने की आखिरी गुरुवार की रात उत्तर में पुराने गोला बारूद के गोदाम में तारे जमीन पर उतरते हैं। वह इसका मतलब नहीं जानता था, लेकिन रोहन ने सहज रूप से महसूस किया कि यह मामले के मूल से संबंधित एक महत्वपूर्ण कोड है। उसने तुरंत राधा को सूचित किया, तारे जमीन पर उतरते हैं। राधा ने उस वाक्य को दोहराया, तारे जनरलों के लिए एक शब्द है क्या? इसका मतलब यह है कि सूर्य और उसके साथी हर आखिरी गुरुवार की रात को पुराने गोला बारूद के गोदाम में गुप्त बैठकें करते थे। पहेली का आखिरी टुकड़ा मिल गया था। राधा ने तुरंत सर्वश्रेष्ठ विशेष बलों की एक टीम इकट्ठी की। अगले आखिरी गुरुवार की रात सब कुछ खत्म करने का ऑपरेशन शुरू होगा। विशाल अपराध के असली रूप का सीधे सामना करने का समय आ गया था। रात के अंधेरे ने पहाड़ों को ढक लिया था। दृश्यता लगभग शून्य थी। उत्तर में पुराना गोला बारूद गोदाम एक इन्फेंट्री डिवीजन चक्र के क्षेत्र में सबसे सुनसान इलाके में स्थित था। यह दशकों से इस्तेमाल नहीं किया गया था और नक्शे पर भी स्पष्ट रूप से अंकित नहीं था। इसकी यही तकराकर ओपीस में क्या कर आप केस क्या कर आपकास उन्हें दे करा था। मौजूदगी के बारे में बेस में लगभग कोई नहीं जानता था, लेकिन उस रात घने अंधेरे से भी अधिक चुप और घातक परछाइयां गोदाम के चारों ओर घुसपैठ कर गईं। वे राधा द्वारा सीधे चुने गए सर्वश्रेष्ठ विशेष बल के सदस्य थे। बिना किसी आवाज और बिना किसी निशान के वे पूर्व निर्धारित स्थितियों में फैल गए, गोदाम की ओर जाने वाले एकमात्र मिट्टी के रास्ते पर नजर रखते हुए। राधा थोड़ी दूर एक अस्थायी कमांड टेंट से ड्रोन द्वारा वास्तविक समय में भेजी गई थर्मल छवियों की निगरानी करते हुए अपनी सांस रोके हुए थी। रोहन द्वारा पाया गया कोड तारे जमीन पर उतरते हैं एक महत्वपूर्ण सुराग था। संयुक्त जांच दल ने तुरंत संचार डेटा को ट्रैक किया और पुष्टि की कि जनरल सूर्य और उसके साथी वास्तव में नियमित रूप से उस गोला बारूद गोदाम के आसपास बैठकें करते थे। और उस बैठक में न केवल शीर्ष सैन्य अधिकारी बल्कि एक नागरिक दलाल भी शामिल था, जिस पर अवैध हथियार व्यापार में शामिल होने का संदेह था। सभी सुराग एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहे थे। जनरल सूर्य न केवल हथियार खरीद में भ्रष्टाचार में शामिल था, वह व्यवस्थित रूप से भारतीय सेना के पुराने हथियारों के विनाश के डेटा में हेरफेर करता था और फिर उन्हें काले बाजार में बेचता था। उसके अपराध का पैमाना बड़े पैमाने पर अवैध हथियार व्यापार था और उसका बेटा सिपाही अरुण संभवतः इसलिए मारा गया क्योंकि उसने गलती से उस लेन देन को देख लिया था या तथ्य जान लिया था। आधी रात के करीब अंत में कमांड टेंट के मॉनिटर पर हलचल हुई। हेडलाइट बंद किए हुए कई काली सेडान और एक बड़ा ट्रक चुपचाप मिट्टी के रास्ते से गोदाम क्षेत्र में दाखिल हुए। राधा की आंखें तेज हो गईं। ऑपरेशन शुरू करो, सभी संचार को टैप करो और स्थान से सभी छवियों को रिकॉर्ड करो। मेरे आदेश के बिना हिलना मत। विशेष बलों ने अपनी राइफलों पर लगे नाइट विजन स्कोप के माध्यम से स्थान का अवलोकन किया। गोदाम का कसकर बंद लोहे का गेट खुला और कारों से लोग अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक सामने आया, जनरल सूर्य प्रताप सिंह, जिसकी फील्ड यूनिफॉर्म पर 3 सितारे स्पष्ट रूप से लगे हुए थे। उसके पीछे वर्दी में कई अधिकारी और सादे कपड़ों में नागरिक दिखाई दिए। उन्होंने ट्रक से लकड़ी के बक्से उतारना शुरू कर दिया और उन्हें गोदाम के अंदर ले जाने लगे। उन बक्सों के अंदर असॉल्ट राइफलें, ग्रेनेड और यहां तक कि पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइलें भी थीं। यह अवैध हथियार व्यापार का एक निर्विवाद अपराध स्थल था। राधा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके बेटे की मौत के पीछे की सच्चाई, जिसे वह वर्षों से ढूंढ रही थी, और इस देश की सुरक्षा को खा रहे कैंसर का असली रूप आखिरकार उसकी आंखों के सामने था।
लेन देन सुचारू रूप से चलता हुआ लग रहा था। सूर्य की पार्टी ने हथियार सौंपे और दलाल ने कई काले सूटकेस सौंपे जो पैसे से भरे हुए लग रहे थे। ठीक उसी समय जब वे स्थान को समेटने और जाने वाले थे, राधा ने माइक्रोफोन के माध्यम से धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में आदेश दिया, अंदर जाओ। तुरंत ही दर्जनों उच्च शक्ति वाली सर्च लाइटों ने चुप्पी को तोड़ दिया और पूरे गोदाम क्षेत्र को रोशन कर दिया। घना अंधेरा दिन के उजाले की तरह चमक उठा। सूर्य और उसके साथी चौंक गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। हिलो मत, हिले तो गोली मार देंगे। सब हाथ ऊपर। आसपास छिपे विशेष बल तुरंत उन्हें घेरने के लिए आगे बढ़े। सूर्य शुरू में चौंक गया, लेकिन जल्द ही स्थिति को समझ गया और गुस्से से भरे चेहरे से चिल्लाया, यह क्या बकवास है? मैं लेफ्टिनेंट जनरल सूर्य, रक्षा मंत्रालय का अधिकारी हूं। तुम लोग किस इकाई से हो? उस समय घेराबंदी के पीछे से कोई धीरे धीरे चला। लेफ्टिनेंट जनरल राधा शर्मा। वह सूर्य के सामने रुकी और उसे घृणा और क्रोध से भरी दृष्टि से देखा। बहुत समय हो गया सूर्य, या मुझे तुम्हें भारतीय सेना के सम्मान को बेचने वाला गद्दार कहना चाहिए। यह देखकर कि जो सामने आया वह राधा थी, सूर्य का चेहरा भयानक हो गया। राधा, तुम पागल हो गई हो। यह एक जाल है, एक अवैध जांच। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। जाल? राधा ने उपहास किया। जब तुमने मेरे बेटे को मारा और उसकी सच्चाई को छुपाया, तो क्या वह एक वैध प्रक्रिया थी? जब तुमने उन हथियारों को बेचा जो इस देश के लोगों की रक्षा करने वाले थे, हराम के पैसे के लिए, तो क्या वह एक कानूनी लेन देन था? तुम्हारा बेटा कमजोर था और उसने आत्महत्या कर ली। बिना सबूत के मुझ पर आरोप मत लगाओ। सूर्य टाल मटोल करता रहा। राधा को लगा कि अब उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। स्थान पर सभी सबूतों को सुरक्षित करो। उन सभी को रंगे हाथों पकड़े गए अपराधियों के रूप में गिरफ्तार करो। जो कोई भी विरोध करता है उसे मौके पर ही गोली मार दो। विशेष बल सूर्य और उसके साथियों को हथकड़ी लगाने के लिए आगे बढ़ने लगे। सूर्य ने उग्र रूप से विरोध किया और चिल्लाया, छोड़ो, मुझे कोई नहीं छू सकता। तुम्हें नहीं पता मेरे पीछे कौन है। तुम सब खत्म हो जाओगे। ठीक उसी क्षण अचानक गोदाम के पीछे के जंगल से गोलियों की आवाज सुनाई दी। धड़ धड़ धड़। एक विशेष बल का सदस्य चिल्लाते हुए गिर पड़ा। स्थिति तुरंत अराजक हो गई। पता चला कि सूर्य ने एक और टुकड़ी को बैकअप के रूप में रखा था। सामने के सभी दुश्मनों को निष्क्रिय करो, राधा चिल्लाए। विशेष बल ने तुरंत कवर लिया और जवाबी फायरिंग की। अंधेरे के बीच एक भीषण गोलीबारी हुई। राइफलों के लेजर स्थलों से निकलने वाली किरणें हवा को चीर रही थीं और कंक्रीट की दीवारों से टकराने वाली गोलियां आग की चिंगारियां बिखेर रही थीं। राधा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कमांड टेंट में लौट आई। हालांकि दुश्मन का प्रतिरोध अनुमान से अधिक मजबूत था। वे पेशेवर रूप से प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों की तरह लग रहे थे। जनरल, दुश्मन की गोलाबारी बहुत ज्यादा है, हमें मदद चाहिए। रेडियो से एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। राधा ने अपने होंठ काटे। जो ऑपरेशन लगभग सफल हो गया था, वह अब सबसे खराब स्थिति के कगार पर था। अराजक गोलीबारी के बीच जनरल सूर्य ने उसे पकड़ने वाले सैनिक की गर्दन में एक छिपे हुए चाकू से वार किया और फिर जंगल में भाग गया। सूर्य को भागने मत दो, पीछा करो। राधा ने खुद अपनी पिस्तौल निकाली और उसका पीछा किया। जंगल घना और अंधेरा था। उसका चेहरा टहनियों से खरोंच गया था और वह कई बार ठोकर खा गई, लेकिन वह रुकी नहीं। वह अपने बेटे के कट्टर दुश्मन, सभी त्रासदियों के स्रोत को भागने नहीं दे सकती थी। काफी देर पीछा करने के बाद वह अंततः जंगल के बीच में एक छोटे से खुले मैदान में सूर्य को पकड़ने में सफल रही। सूर्य हाँफ रहा था, एक पेड़ के सहारे टिका हुआ था। सब खत्म हो गया। सूर्य, आत्मसमर्पण कर दो, राधा ने पिस्तौल तानते हुए कहा। सूर्य खून से स्नेह मुस्कान के साथ मुस्कुराया। खत्म नहीं, यह तो बस शुरुआत है राधा। जैसे ही उसका वाक्य समाप्त हुआ, काले कपड़ों में आदमी उसके चारों ओर से चुपचाप प्रकट हुए और राधा को घेर लिया। सूर्य ऐसे मुस्कुराया जैसे उसे अपनी जीत का यकीन हो। तुम कितनी भी चतुर क्यों ना हो, तुम एक औरत ही हो। इस कठोर दुनिया को तुम्हारे जैसे आदर्शवादियों द्वारा नहीं बदला जा सकता। राधा बड़ी मुसीबत में थी। उसके पास केवल एक पिस्तौल थी, जबकि दुश्मन हर जगह थे। हालांकि उसकी आंखों में कोई डगमगाहट नहीं थी। इसके विपरीत उसकी आंखें और भी ठंडी और मजबूत चमक रही थीं। ओह हाँ, क्या तुम्हें यकीन है?
उसने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बुदबुदाया और ठीक उसी क्षण पूरे जंगल को कंपा देने वाली एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी और आसमान से एक बहुत तेज रोशनी उन पर पड़ी। सूर्य और उसके भाड़े के सैनिकों ने आसमान की ओर देखा और उनके चेहरे पर खौफ भर गया। उनके सिर के ऊपर 2 नवीनतम अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे, अपनी तोपों और मिसाइलों की खतरनाक पंक्ति का प्रदर्शन करते हुए। हेलीकॉप्टर के लाउड स्पीकर से एक आवाज गूंजी जो मौत के दूत की तरह लग रही थी। जमीन पर सभी लक्ष्य तुरंत अपने हथियार डाल दें और आत्मसमर्पण करें। मैं दोहराता हूं, यदि तुरंत आत्मसमर्पण नहीं किया तो हम तुम्हें मौके पर ही खत्म कर देंगे। आवाज का मालिक राधा का पुराना साथी था, सेना उड्डयन कोर का कमांडर, जो कमांड हेलीकॉप्टर से पूरी स्थिति की निगरानी कर रहा था। सूर्य के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह राधा नामक एक शिकारी द्वारा बिछाए गए एक आदर्श जाल में फंस गया है। यह एक जाल था, एक आदर्श जाल जिसे शुरू से ही सब कुछ ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। असाधारण मारक क्षमता वाले अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के आगमन ने एक पल में स्थिति को पलट दिया। उस आकाशीय शिकारी के सामने सूर्य द्वारा किराए पर लिए गए भाड़े के सैनिकों ने अपना सारा लड़ने का जज्बा खो दिया। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और सिर पर हाथ रखकर जमीन पर लेट गए। सूर्य ने निराश चेहरे से हेलीकॉप्टर को देखा, फिर खोखली हंसी हंसा और बेदम होकर बैठ गया। राधा धीरे धीरे उसके पास आई। मैंने कहा था, यह तो बस शुरुआत है। उसकी आवाज अब एक अभिमानी विजेता की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की ठंडी शांति थी जिसने सब कुछ पूरा कर लिया हो। सूर्य ने अपना सिर उठाया और उसे तीखी नजरों से देखा। तुमने यह कैसे किया? तुमने मुझे बहुत कम आंका सूर्य, और तुमने मेरे बेटे को भी बहुत कम आंका जिसे तुमने मार डाला था। राधा ने एक छोटा सा रिकॉर्डिंग उपकरण सूर्य के पैरों पर फेंका। उस उपकरण से सूर्य की अपनी आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसने कुछ क्षण पहले उस खुले मैदान में कही थी। तुम्हारा बेटा कमजोर था और उसने आत्महत्या कर ली। यह एक अकाट्य प्रमाण था। सूर्य के मुंह से उसके अपराध का कबूलनामा। राधा के कॉलर पर लगा एक सुपर छोटा वायरलेस माइक्रोफोन उसकी आवाज को वास्तविक समय में कमांड हेलीकॉप्टर पर भेज रहा था। गोदाम में गोलीबारी, जंगल में भागना और पीछा करना, यह सब सूर्य से कबूलनामा हासिल करने के लिए सावधानी पूर्वक बनाया गया एक नाटक था। राधा ने जानबूझकर खुद को खतरे में डाला था ताकि वह उसे लापरवाह बना सके और उसे उन महत्वपूर्ण शब्दों को उगलने के लिए उकसा सके। और एक और बात है जो तुमने छोड़ दी, राधा ने आगे कहा। तुमने सोचा होगा कि इस मामले का लक्ष्य केवल तुम हो। तुमने सोचा कि मुझे खत्म करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। गलत, तुम तो बस शुरुआत हो। मेरा असली लक्ष्य वह बड़ा राक्षस है जो तुम्हारे पीछे छिपा है और यह सब नियंत्रित कर रहा है। सूर्य की आंखें सदमे से फैल गईं। वह नहीं समझ सका कि राधा का क्या मतलब है। राधा ने गिरफ्तार हो चुके सूर्य को छोड़ दिया और कमांड टेंट में लौट आई। वहां एक अप्रत्याशित व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, समन्वय मंत्री। वह संतुष्टि से मुस्कुराया और ताली बजाई। असाधारण जनरल राधा, तुम्हारे बिना हम कभी भी उस विशाल अपराध की जड़ को नहीं उखाड़ सकते थे। अभी खत्म नहीं हुआ है सर, यह वास्तव में बस शुरुआत है। राधा ने एक गुप्त बही खाता और सूर्य से जब्त किए गए कई डिस्पोजेबल फोन मेज पर रखे। उनमें बड़े करीने से दर्ज था कि वह किन किन लोगों से संपर्क में था और उसने वर्षों से किसे किसे रिश्वत दी थी। और उसने कहा, आज की एक साथ की किस करती बचा रहे थे, एक साथ को रखा है थे लोगों की आज की है कहा। सूची के शीर्ष पर अकल्पनीय नाम थे। पूर्व रक्षा मंत्री, विभिन्न दलों के संसद सदस्य, यहां तक कि एक पूर्व राष्ट्रपति के बेटे का नाम भी। यही दूसरा प्लॉट ट्विस्ट था। राधा का असली उद्देश्य केवल सूर्य को दंडित करना और अपने बेटे का बदला लेना नहीं था। उसने पूरे सैन्य माफिया कार्टेल को खत्म करने के लिए एक बड़ी रूपरेखा तैयार की थी, जो दशकों से इस देश की रक्षा और सुरक्षा को खा रहा था, जो सैन्य दुनिया से लेकर राजनीति तक फैला हुआ था। उसके बेटे को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उसने उस कार्टेल के रहस्य को छू लिया था, और रोहन की चोट का मामला उस बड़ी योजना को चलाने के लिए केवल एक ट्रिगर था। उसने देश की नींव को हिलाने वाले दुश्मनों को उखाड़ने के लिए अपने भतीजे का भी बलिदान करने की हिम्मत की थी। समन्वय मंत्री ने उस किताब को पलटा और एक गहरी सांस ली। इतनी बुरी हालत है, वे सैनिक नहीं बल्कि देशद्रोही हैं। अगर उनसे नहीं निपटा गया तो दूसरे और तीसरे सूर्य पैदा होते रहेंगे।
मेरे बेटे जैसी अन्यायपूर्ण मौतें होती रहेंगी। इस बार हमें इस सड़ी हुई जड़ को पूरी तरह से उखाड़ना होगा। राधा की आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। समन्वय मंत्री ने सिर हिलाया। राष्ट्रपति निश्चित रूप से सहमत होंगे। सबूत काफी हैं, कारण स्पष्ट हैं। अब जो बचा है वह उन राक्षसों के खिलाफ एक सीधी लड़ाई है। अगले दिन भारत में हड़कंप मच गया। न केवल एक सक्रिय जनरल को शामिल करने वाले बड़े पैमाने पर हथियार व्यापार के मामले के खुलासे के कारण, बल्कि इस तथ्य के कारण भी कि इसके पीछे पूर्व मंत्रियों और संसद सदस्यों की एक श्रृंखला थी। राधा के नेतृत्व में संयुक्त जांच दल ने राष्ट्रपति के पूर्ण समर्थन से अंधाधुंध जांच की घोषणा की। यह भारत गणराज्य के इतिहास में सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटाले की शुरुआत थी। रोहन सिंह ने यह सब अपने अस्पताल के कमरे में टीवी पर देखा। अब वह पूरी तरह से समझ गया था कि उसकी बुआ को इतना ठंडा और क्रूर क्यों होना पड़ा। यह देश को बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई थी जो व्यक्तिगत प्रतिशोध से कहीं आगे थी, और वह उस लड़ाई के सबसे करती महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु पर था। कुछ दिनों बाद, ठीक होने के बाद, रोहन अपनी बुआ से मिला। उसकी कलाई पर ऑपरेशन के निशान अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अब एक कमजोर सिपाही की नहीं थीं। उसकी आंखें और भी मजबूत और परिपक्व हो गई थीं। बुआ, मैं अपनी इकाई में वापस जाऊंगा। रोहन, मेरी असली जगह यह अस्पताल नहीं है बुआ, बल्कि वह सैन्य संस्था है जिसे आप सुधारने की कोशिश कर रही हैं। भले ही मेरे पास शक्ति न हो, मुझे यकीन है कि अपनी स्थिति में एक अच्छा सैनिक बनना ही बुआ की मदद करने और मेरे स्वर्गीय चचेरे भाई के सामने योग्य बनने का सबसे अच्छा तरीका है। राधा ने अपने भतीजे के फैसले को चुपचाप देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसने एक बेटा खो दिया था, लेकिन उस दर्द के माध्यम से उसे एक और बेटा मिला जो अधिक मजबूत और सीधा था। मुझे तुम पर गर्व है, रोहन। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। बड़े तूफान के बीच वे एक दूसरे के लिए सबसे मजबूत सहारा बन गए थे। युद्ध अभी शुरू ही हुआ था और कोई नहीं जानता था कि आगे क्या परीक्षाएं आएंगी, लेकिन क्योंकि वे साथ थे, वे डरे हुए नहीं थे। सूर्य प्रताप सिंह के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार और हथियार व्यापार कार्टेल के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। यह मुकदमा, जो जनता की नजरों में था, केवल एक सामान्य आपराधिक मुकदमा नहीं था। यह एक बड़ा युद्ध का मैदान था जहां पुराने युग की बुरी आदतें नए युग के न्याय से टकरा रही थीं, जो उन्हें उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। सूर्य और अन्य अभियुक्तों ने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। उन्होंने भारत की सर्वश्रेष्ठ कानून फर्मों को काम पर रखा। पूर्व अटॉर्नी जनरल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से भरी एक सुपर लग्जरी वकीलों की टीम ने मुकदमे की शुरुआत से ही चालाक कानूनी तरकीबों से अभियोजक पर दबाव डाला। उन्होंने तर्क दिया कि राधा की जांच प्रक्रिया एक अवैध जाल थी और दबाव में प्राप्त कबूलनामे में कोई सबूत की ताकत नहीं थी। हथियार व्यापार के आरोपों के संबंध में उन्होंने दावा किया कि यह बाहरी खतरों का अनुमान लगाने के लिए गैर आधिकारिक सुरक्षा गतिविधियों का हिस्सा था। एक बेतुका तर्क अपनी छवि को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बलिदान किए गए नायकों में बदलने के लिए। अदालत कक्ष में राय उनके पक्ष में जाती दिख रही थी। वकीलों की टीम ने मीडिया का इस्तेमाल राधा को सेना को नष्ट करने वाली एक चुड़ैल के रूप में चित्रित करने के लिए किया और लगातार इस बात पर प्रकाश डाला कि उसने अपने बेटे की मौत पर व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण अत्यधिक जांच की थी। राधा को हर दिन एक गवाह के रूप में उपस्थित होना पड़ता था। उसे अभियुक्त के वकील के तीखे और अपमानजनक सवालों को धैर्यपूर्वक सहना पड़ता था। गवाह, क्या यह सच नहीं है कि आपके बेटे की मृत्यु के बाद जनरल सूर्य के खिलाफ आपका व्यक्तिगत प्रतिशोध था? क्या गवाह स्वीकार करती है कि उसने अपने पद का उपयोग करके और अपने लोगों को जुटाकर वैध कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए अवैध जांच का आदेश दिया था? क्या गवाह को यह जिम्मेदारी महसूस नहीं होती है कि आपके एकतरफा कार्यों के परिणाम स्वरूप हमारी सैन्य कमांड संरचना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बड़ी खाई है? राधा डगमगाई नहीं। एक शांत और तार्किक स्वर में उसने वकीलों की टीम के तर्कों का एक एक करके खंडन किया। मैंने व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण नहीं, बल्कि एक सैनिक के रूप में अपनी अंतरात्मा और न्याय की भावना के आधार पर काम किया। न केवल मेरे स्वर्गीय बेटे के लिए, बल्कि एक ऐसी सैन्य संस्था बनाने के लिए
जहां इस देश के सभी बेटे सुरक्षित रूप से सेवा कर सकें। हालांकि उन विशाल कानूनी राक्षसों के सामने उसकी अपनी ताकत अपर्याप्त लग रही थी। जैसे जैसे मुकदमा लंबा खींचता गया, माहौल ऐसा लगने लगा कि सूर्य और उसके साथ ही एक एक करके कानून के चंगुल से बच निकलेंगे। तभी अप्रत्याशित मदद मिली। एक दिन मुकदमे के दौरान आगंतुक सीटों का एक किनारा भीड़ भाड़ वाला हो गया। दर्जनों सैन्य वर्दी में पुरुष, दोनों सेवारत और सेवानिवृत्त, अदालत कक्ष को भरने लगे। वे अधिकारी, एनएससीओ और सैनिक थे जिन्होंने अतीत में सूर्य और उसके साथियों से अन्यायपूर्ण आदेश प्राप्त किए थे या उनके भ्रष्टाचार के कारण पीड़ित हुए थे। शुरू में वे प्रतिशोध के डर से चुप थे, लेकिन राधा के एक तरफा संघर्ष को देखने के बाद उन्होंने हिम्मत की। एक एक करके वे गवाह के कटघरे में आए। मैं जनरल सूर्य के सहायक के रूप में सेवा कर चुका हूं। उन्होंने मुझे नियमित रूप से हथियार कंपनियों से कमीशन लेने का आदेश दिया था। मैं रसद इकाई में तैनात था। उस समय के सूबेदार मेजर के आदेश पर मुझे सैन्य रसद के काल्पनिक विनाश की योजना में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था, जिसे बाद में निजी पार्टियों को बेच दिया गया था। मैं सिपाही अरुण के बैच का था। उसने आत्महत्या नहीं की थी। बेस में रहस्य जानने के बाद उसे लगातार अधिकारियों द्वारा धमकाया और डराया जाता था। मुझे यकीन है कि उसे मार डाला गया था। अंतरात्मा की यह स्वीकारोक्ति बाढ़ की तरह बह निकली। उनकी साहसिक गवाहियों ने सूर्य की वकीलों की टीम के सभी तर्कों को हिला दिया। अदालत कक्ष में माहौल एक बार फिर पलट गया। अदालत कक्ष के बाहर एक और बड़ा आश्चर्य हुआ। नागरिकों ने गुमनाम रूप से राधा का समर्थन करने के लिए एक स्वयंसेवी वकील टीम का गठन किया। मानवाधिकार वकीलों, पूर्व न्यायाधीशों और सैन्य कानून में स्नातक युवा वकीलों ने लेफ्टिनेंट जनरल राधा और सैन्य सुधार के समर्थक वकीलों का गठबंधन बनाया और मुफ्त कानूनी सहायता की पेशकश की। उन्होंने न केवल कानूनी सहायता प्रदान की, बल्कि सूर्य कार्टेल के अतीत के सभी अपराधों के निशान भी उजागर किए और उन्हें मीडिया में प्रकट किया। जनता गुस्से में थी और हर रात अदालत भवन के सामने सूर्य और उसके साथियों के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए मोमबत्ती मार्च आयोजित किए जाते थे। इस बीच रोहन सिंह, जो अपनी इकाई में लौट आया था, लगन से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। वह अब एक भोला भाला सिपाही नहीं था। वह अपने बैच के साथियों और जूनियर्स की परवाह करता था और अन्यायपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता से अपनी राय व्यक्त करता था। उसकी कलाई पर निशान अब कमजोरी का प्रतीक नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ साहस का एक बिल्ला था। उसके बदलाव ने पूरी इकाई पर सकारात्मक प्रभाव डाला। उसकी बटालियन राधा के आदेश पर नियुक्त नए कमांडरों के अधीन पुरानी आदतों को साफ कर चुकी थी और सबसे अनुकरणीय इकाइयों में से एक बन गई थी। सैनिक अब सीनियर्स से नहीं डरते थे और स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। एक स्वस्थ संस्कृति जहां अगर दोस्त घायल होता है तो हम उसकी रक्षा करते हैं बनने लगी थी। जब भी कोई सुनवाई होती, रोहन छुट्टी लेता और अदालत आता, सबसे पिछली सीट से। वह चुपचाप अपनी बुआ की पीठ को देखता था, जो अकेले ही विशाल दुश्मनों से लड़ रही थीं। अपनी दृष्टि और अपने दिल से वह समर्थन देता था। बुआ, आप अकेली नहीं हैं। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अंततः फैसले का दिन आ गया। अदालत कक्ष दम घुटने वाले तनाव से भरा था। मुख्य न्यायाधीश ने एक गंभीर आवाज में फैसला पढ़ना शुरू किया। अभियुक्त सूर्य प्रताप सिंह, एक उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी के रूप में, जिसे देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होना चाहिए था, ने व्यक्तिगत लाभ के लिए रक्षा शक्ति को कमजोर किया और अपने अधीनस्थ की मौत को छुपाया। उसका कार्य अत्यंत निंदनीय है। परिणाम न्याय की एक पूर्ण जीत थी। सूर्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसके सभी साथियों को भी कड़ी सजा दी गई। अदालत कक्ष से बाहर निकलते समय उनके चेहरों पर अब कोई अहंकार नहीं था, केवल एक हारे हुए की निराशा और अपमान था। जब राधा अदालत भवन से बाहर निकली तो हजारों नागरिकों और सैनिकों ने जयकारों और तालियों से उसका स्वागत किया। उसने केवल उन लोगों को धन्यवाद देने के संकेत के रूप में चुपचाप अपना सिर झुकाया जिन्होंने उसका समर्थन किया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, राहत के आंसू, क्योंकि अंततः वह अपने बेटे की तस्वीर और अन्य निर्दोष आत्माओं के सामने योग्य महसूस कर सकती थी। अदृश्य युद्ध समाप्त हो गया था।
लेकिन एक नई शुरुआत उसका इंतजार कर रही थी। मुकदमा भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन राधा के लिए असली युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। उसे लगा कि इस मामले के माध्यम से उजागर हुई सेना के भीतर की पुरानी बीमारी को मौलिक रूप से सुधारने का उसका एक मिशन है। राष्ट्रपति और जनता के पूर्ण समर्थन के साथ उसे थल सेना अध्यक्ष के सहायक योजना और रणनीति के रूप में एक रणनीतिक पद पर नियुक्त किया गया, जिससे उसे सैन्य सुधार पर पूरा नियंत्रण मिल गया। उसकी तलवार बेरहमी से चली। सबसे पहले उसने सूर्य के गुट से संबंधित सभी भ्रष्ट जनरलों को बर्खास्त कर दिया। भाई भतीजावाद और संबंधों से भरी पदोन्नति प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह एक नई प्रणाली लाई गई जो केवल क्षमता, प्रदर्शन और अखंडता पर आधारित थी। दूसरा, हथियार खरीद प्रणाली, जो अब तक सैन्य रहस्य के नाम पर बंद थी, में पूरी तरह से सुधार किया गया। सभी अनुबंध प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया गया और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को शुरू से ही रोकने के लिए बाहरी विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए एक निगरानी समिति का गठन किया गया। तीसरा था सैनिकों के मानवाधिकारों का मुद्दा। उसने सभी इकाइयों में पेशेवर परामर्शदाता और मानवाधिकार प्रशिक्षक नियुक्त किए। कमांडरों के प्रदर्शन मूल्यांकन में सैनिकों के कल्याण और अधिकारों में सुधार सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया। पिटाई, हिंसा और मौखिक दुर्व्यवहार के मामलों के लिए उसने एक बार उल्लंघन सीधे बर्खास्तगी की प्रणाली लागू की और घोषणा की कि वह सेना से इस तरह की प्रथाओं को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। राधा के सुधारों ने सेना के भीतर एक बड़ी लहर पैदा कर दी। यद्यपि युवा अधिकारियों और सैनिकों से समर्थन मिला जो बदलाव का स्वागत कर रहे थे, दशकों से विशेषाधिकारों का आनंद ले रहे रूढ़िवादी जनरलों और सेवानिवृत्त लोगों का प्रतिरोध भी उतना ही भयंकर था। वे लगातार राधा के सुधारों में बाधा डालने की कोशिश करते रहे। यह एक आदर्शवादी विचार है जो सेना की विशिष्टताओं की अनदेखी करता है। यह दशकों से विशिष्टताओं की अनदेखी करता है, कमांडरों के अधिकार को कमजोर करेगा और युद्धक शक्ति को बाधित करेगा, वे आलोचना करते थे। जबकि मीडिया और राजनीति के माध्यम से उसे लगातार अस्थिर करने की कोशिश करते थे। राधा को अकेलापन महसूस हुआ। हर दिन अंतहीन बैठकें और रिपोर्टें और अदृश्य दुश्मनों के साथ लड़ाई धीरे धीरे उसे थका रही थी। कभी कभी वह हार मान लेना चाहती थी। वह अक्सर राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर अपने बेटे की कब्र पर जाती, समाधि के सामने लंबे समय तक खड़ी रहती। क्या मैं जो कर रही हूं वह सही है? अगर तुम अपनी मां को अभी देखते तो क्या कहते? जब भी वह डगमगाती, जो उसका साथ देता वह उसका भतीजा रोहन सिंह था। रोहन, जो अब एक हवलदार बन चुका था, जब भी छुट्टी पर होता अपनी बुआ से मिलने आता और उसका बात करने वाला दोस्त बन जाता। अपने परिपक्व व्यक्तित्व के साथ, कभी एक दोस्त की तरह, कभी एक भरोसेमंद बेटे की तरह, वह अपनी बुआ को सांत्वना देता। बुआ, बेस सच में बहुत बदल गया है। नए सैनिक अब हमारे समय की तुलना में बहुत अधिक सहज हैं। सब लोग कहते हैं कि यह आपकी वजह से है। जब वे जनरल राधा का नाम सुनते हैं तो वे तुरंत अंगूठा दिखाते हैं। बेशक अभी भी बहुत सारे पुराने विचारों वाले अधिकारी हैं, लेकिन बदलाव की धारा को अब रोका नहीं जा सकता। सब जानते हैं कि यह सही रास्ता है, इसीलिए ज्यादा मत थकिए बुआ, आप भारतीय सेना का इतिहास फिर से लिख रही हैं। रोहन के शब्द राधा के लिए एक बड़ी ताकत बन गए। उसे विश्वास हो गया कि उसके सुधार केवल कागजों पर बदलाव नहीं है, बल्कि वास्तव में मैदान में सैनिकों के लिए एक वास्तविक आशा बन रहे हैं। और उसने फिर से अपना दिल मजबूत कर लिया। सुधार के परिणाम दिखने लगे। सेना में हिंसा की रिपोर्टों की संख्या में भारी कमी आई और सैनिकों की संतुष्टि का स्तर तेजी से बढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात, सेना पर जनता का विश्वास फिर से बहाल होने लगा। यह धारणा फैल गई कि सेना हमारे बच्चों को सौंपने के लिए एक सुरक्षित जगह है। यहां तक कि अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने की घटना भी कम हो गई। एक दिन राधा को एक पत्र मिला। भेजने वाला एक सेवानिवृत्त युवा अधिकारी था जिसने सूर्य के मुकदमे में साहसिक गवाही दी थी। आदरणीय जनरल महोदया, आपकी वजह से हमने आशा देखी है कि हमारी सेना बेहतर हो सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता बनने के लिए अध्ययन करना शुरू कर दिया है ताकि मेरे जैसे सेना में घायल हुए युवाओं की मदद कर सकूं। सेना में उन दिनों को याद करना भी भयानक लगता था
लेकिन अब मैं गर्व से उनके बारे में बता सकता हूं। आपके द्वारा फेंकी गई छोटी सी गेंद ने मेरे जैसे कई लोगों का जीवन बदल दिया है। कृपया थके नहीं और हमारी सेना की रक्षा करती रहें। राधा उस पत्र को पढ़कर मुस्कुराई। घायल आत्माएं खुद को ठीक करने लगी थीं और दूसरों की मदद करने के लिए उठ खड़ी हुई थीं। यही वह बदलाव था जिसका वह वास्तव में चाहती थी। सुधार के चाकू ने कई घाव छोड़े थे। कई लोगों ने अपने पद खो दिए और संगठन को भारी झटके लगे, लेकिन उस घाव के ऊपर आशा की नई कलियां उगने लगी थीं। राधा ने अपना शेष जीवन उन कलियों को बड़ा करने के लिए समर्पित करने का फैसला किया। असली मिशन अभी शुरू ही हुआ था। कई मौसम बीत गए और राधा का सैन्य सुधार धीरे धीरे एक स्थिर चरण में प्रवेश कर गया। यद्यपि अभी भी छोटे मोटे प्रतिरोध थे, लेकिन बदलाव की बड़ी धारा को उलटा नहीं जा सकता था। सेना एक बहुत अधिक पारदर्शी और स्वस्थ संगठन बन गई थी। एक उज्जवल शरद ऋतु की दोपहर राधा का सचिव सावधानी से उसके कार्यालय में आया। जनरल, कोई आपसे मिलना चाहता है, लेकिन मुझे संदेह है कि क्या उसे अंदर आने की अनुमति दी जानी चाहिए। कौन? पूर्व जनरल सूर्य प्रताप सिंह की पत्नी। राधा का भाव तुरंत कठोर हो गया। उसके कट्टर दुश्मन की पत्नी, वह क्यों आई थी? एक पल सोचने के बाद राधा ने एक शांत स्वर में कहा, उसे अंदर भेजो। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक थकी हारी दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई। ग्लैमरस सोशलाइट की पुरानी छवि गायब हो चुकी थी। जो बची थी वह केवल दुख और पीड़ा से घिरी एक साधारण पत्नी की आकृति थी। उसने राधा के सामने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और लंबे समय तक हिचकिचाती रही। आप क्यों आई हैं? राधा ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज न तो ठंडी थी न ही गर्म, केवल एक औपचारिक स्वर था। महिला ने अंततः हिम्मत की और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं माफी मांगती हूं, सच में मैं माफी मांगती हूं। अचानक वह राधा के सामने घुटनों के बल बैठ गई। मुझे पता है कि मेरे पति और मैंने जनरल और आपके स्वर्गीय बेटे के साथ जो पाप किया है वह जीवन भर कभी नहीं मिट सकता, लेकिन अगर मैं इस तरह से माफी नहीं मांगती तो मुझे लगता है कि मैं एक दिन भी नहीं जी पाऊंगी। वह सिसकने लगी। राधा ने उसे बिना कुछ कहे देखा। उसके दिल में विभिन्न भावनाएं उमड़ रही थीं, गुस्सा, दया और खालीपन। खड़ी हो जाओ, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति को अपने कर्मों का हिसाब कानून और जनता को देना होगा। मुझे पता है, लेकिन एक चीज है जो मैं आपको देना चाहती हूं। महिला ने अपने बैग से एक पुराना बक्सा निकाला और उसे राधा की मेज पर रख दिया। यह आपके बेटे का बचा हुआ सामान है। मेरे पति ने घटना के बाद इसे चुपके से रख लिया था। राधा का दिल जैसे धड़कना बंद हो गया हो। कांपते हाथों से उसने उस बक्से को खोला। उसके अंदर उसके बेटे द्वारा लिखी गई असली डायरी थी जो उसने सेना में लिखी थी, वे पत्र जो वह परिवार को नहीं भेज सका था, और एक छोटी सी मुड़ी हुई काली सफेद तस्वीर। तस्वीर में युवा राधा थी जो उज्जवल रूप से मुस्कुरा रही थी और 1 साल के छोटे रोहन को गोद में उठाए हुए थी। राधा ने वह तस्वीर उठाई और कुछ नहीं कह सकी। अपने बेटे के साथ की खूबसूरत यादें जिन्हें वह भूलने की कोशिश कर रही थी, या यूं कहें कि भूल नहीं सकती थी, एक लहर की तरह उमड़ पड़ी। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले। स्टील जैसी सख्त महिला जनरल की छवि गायब हो गई थी। जो बची थी वह केवल अपने बच्चे को खोने वाली एक साधारण मां का दुख था। सूर्य की पत्नी ने उसे देखकर साथ में रोना शुरू कर दिया और कहा, मेरे पति एक राक्षस हैं। मैंने इस तथ्य को नजरअंदाज किया और उसके अपराध से कमाए गए पैसे पर आराम से जीती रही। मैं उसकी साथी थी। मैं सब कुछ उसकी जगह पर वापस करना चाहती हूं, भले ही बहुत देर हो चुकी हो। कोई बात नहीं अगर जनरल हमें माफ नहीं करती, लेकिन कृपया यह जान लें, मैं अपने पति के पापों के नाम पर ईमानदारी से माफी मांगना चाहती हूं। उसने अंतिम अभिवादन के रूप में गहराई से सिर झुकाया और चुपचाप कमरे से चली गई। अकेले राधा ने अपने बेटे के अवशेषों को गले लगाया और लंबे समय तक सिसक सिसक कर रोती रही। सारा प्रतिशोध और गुस्सा जैसे उसके आंसुओं के साथ बह गया। वह शायद सूर्य की पत्नी को माफ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माफी के माध्यम से वह अपने दिल पर पड़े बोझ को थोड़ा कम कर सकती थी। उस रात राधा ने रोहन को बुलाया। उसने अपने चचेरे भाई के अवशेष दिखाए। रोहन ने अपने चचेरे भाई द्वारा हाथ से लिखी डायरी और पत्रों को पलटा और साथ में आंसू बहाए। बुआ, अब भैया स्वर्ग में शांति से आराम कर सकेंगे। हाँ बेटा, मैं भी यही उम्मीद करती हूं। उस रात पहली बार
उन दोनों ने अपने दिवंगत बेटे और चचेरे भाई के बारे में कहानियां साझा की, उसके सपनों के बारे में, उसके पसंदीदा भोजन के बारे में, और वह एक युवा के रूप में कितना गर्मजोशी और न्यायप्रिय था। जो दुख उन्हें अब तक दबाना पड़ा था, उसे साझा करके वे अंततः वास्तविक शोक प्रक्रिया शुरू कर सके। एक कहावत है कि माफी अपराधी के लिए नहीं बल्कि पीड़ित के लिए होती है। राधा शायद कभी भी सूर्य के परिवार को माफ नहीं कर पाएगी, लेकिन वह अपना शेष जीवन घृणा में नहीं बिताएगी। उनकी दुर्भाग्य की कामना करते हुए वह अपने बेटे द्वारा छोड़े गए प्यार और न्याय को याद करते हुए जिएगी और खुद को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए समर्पित करेगी। उसे एहसास हुआ कि यही उसके दिवंगत बेटे के लिए सबसे खूबसूरत बदला और खुद के लिए, जो पीछे रह गई थी, सच्ची मुक्ति थी। अंधेरी खिड़की के बाहर शहर की बत्तियां सितारों की तरह टिमटिमा रही थीं। घायल आत्माएं एक दूसरे के घावों पर मरहम लगा रही थीं। एक लंबी रात को पार कर एक नई सुबह की ओर बढ़ रही थीं। जैसे ही उसके द्वारा शुरू किए गए सैन्य सुधारों की सफलता मिली, राधा शर्मा का नाम भारतीय सेना के इतिहास में बदलाव का प्रतीक बन गया। कई मीडिया उसकी सफलता की कहानी को कवर करना चाहते थे, लेकिन राधा ने विनम्रता से सभी साक्षात्कार अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। वह एक सुर्खियों में रहने वाली नायिका नहीं बनना चाहती थी, बल्कि अपनी स्थिति में चुपचाप अपने काम को पूरा करना पसंद करती थी। वह अक्सर भूले बिसरे लोगों को ढूंढती थी, वे लोग जिन्होंने सूर्य के मुकदमे में साहसिक गवाही दी थी। अतीत में सेना में अन्याय के कारण घायल हुए पीड़ित और उनके परिवार, वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलती, सांत्वना देती और चुपचाप उन्हें उचित मुआवजा दिलाने और समाज में वापस आने में मदद करती थी। एक जगह जहां वह गई, वह एक सेवानिवृत्त सैनिक का घर था, जो उसके बेटे सिपाही अरुण के बैच का साथी था, जिसे सूर्य द्वारा मारकर आत्महत्या का रूप दिया गया था। वह आदमी उस मामले की सच्चाई जानता था, लेकिन प्रतिशोध के डर से उसने चुप रहना चुना। अपने पूरे जीवन में आत्महत्या का मारकर उसने खुद को दोषी ठहराया और समाज के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ मुश्किल से जीवन जिया। राधा ने अपनी वर्दी उतार दी और एक साधारण पड़ोस की मां की तरह उस आदमी के छोटे से किराए के कमरे में गई। शुरू में वह आदमी सतर्क था, लेकिन जब उसे पता चला कि राधा कौन है, तो वह लगातार रोता रहा और माफी की भीख मांगता रहा। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, अगर उस समय मैं थोड़ा और साहसी होता। यह तुम्हारी गलती नहीं थी। इतने बड़े अपराध के खिलाफ लड़ना एक व्यक्ति द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकता था, बल्कि तुम और अधिक पीड़ित हुए क्योंकि तुम्हें जीवन भर अपराध बोध के साथ जीना पड़ा। अब उस बोझ को उतार दो। राधा ने उसे एक नई नौकरी खोजने में मदद की और उसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सा प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की। राधा की मदद से वह धीरे धीरे अतीत के आघात से उबरने लगा और एक नया जीवन शुरू करने का साहस जुटा पाया। इस बीच रोहन सिंह, जो अपनी सेवा की अवधि पूरी करने वाला था, अपने भविष्य के बारे में गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या वह अपनी बुआ के नक्शेकदम पर चलकर एक सैनिक बनेगा या समाज में वापस जाकर एक नया सपना खोजेगा? उसने अपनी बुआ से सलाह मांगी। राधा ने कोई भी विकल्प थोपा नहीं, उसने केवल अपनी कहानी सुनाई। बुआ का सपना कभी सैनिक बनने का नहीं था, लेकिन इस वर्दी को पहनकर और अपनी जवानी को देश की रक्षा के लिए समर्पित करके बुआ ने जीवन का अर्थ पाया। एक सैनिक बनना एक महान मार्ग है, लेकिन कभी कभी यह बहुत अकेला और कठिन भी होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा जो भी चुनाव हो, तुम्हें उस चुनाव के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और अपनी स्थिति से दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी बुआ के शब्द सुनकर रोहन ने अपना रास्ता तय कर लिया। उसने सेवानिवृत्ति के बाद कानून स्कूल में प्रवेश करने का फैसला किया। सेना में उसके साथ हुए अन्याय के अनुभव ने उसके भीतर एक नया सपना जगाया था, एक मानवाधिकार वकील बनना जो कानून के साथ कमजोरों की रक्षा करे। उसने न्याय के लिए कानून की कलम से लड़ने का फैसला किया, न कि अपनी बुआ की तरह हथियार से। राधा को अपने भतीजे के चुनाव पर गर्व था और उसने ईमानदारी से उसकी नई शुरुआत का समर्थन किया। समय बीत गया और अंततः वह दिन आ गया जब राधा ने अपनी वर्दी उतारी। उसका सेवानिवृत्ति समारोह सादगी से आयोजित किया गया था। एक भव्य कार्यक्रम के बजाय जिन लोगों को वह प्यार करती थी और जिन साथियों ने उसके सुधारों का समर्थन किया था, वे उसकी नई शुरुआत का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। अपने विदाई भाषण में उसने कहा, आज मैं इस वर्दी को उतार रही हूं,
लेकिन मेरा दिल हमेशा भारत गणराज्य का एक सैनिक रहेगा। असली नायक वे नहीं हैं जिनका नाम मेरे जैसा जाना जाता है, बल्कि अनगिनत सैनिक हैं जो इस समय अदृश्य स्थानों पर चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। और वे लोग हैं जो उन पर विश्वास करते हैं और उनकी प्रतीक्षा करते हैं। कृपया इस देश के सभी सैनिकों को न भूलें और उन्हें अपना गर्मजोशी भरा समर्थन और आप ऐसा किसानकारी तरीक थी प्रोत्साहन दें। समारोह के बाद राधा सबसे पहले राष्ट्रीय शहीद स्मारक गई। उसने अपनी नई सेवानिवृत्त वर्दी को बड़े करीने से अपने बेटे की समाधि के सामने रखा और चुपचाप सलाम किया। बेटा, अब मां इस भारी बोझ को रखेगी और तुम्हारी साधारण मां बन जाएगी। मुझे नहीं पता कि मैं एक ऐसी मां बन पाई हूं जिस पर तुम गर्व कर सको। आशा है कि तुम स्वर्ग में इस अपूर्ण मां को माफ कर दोगे और शांति से आराम करो। उसके कंधों पर सितारे चले गए थे, लेकिन उसके दिल में एक गर्व और सम्मान अंकित था जो किसी भी सितारे से ज्यादा चमकता था। वह एक ऐसी नायिका थी जिसने एक युग को बदल दिया था, लेकिन अब वह एक साधारण मां बनना चाहती थी जो अपने बेटे की यादों को दिल में संजोए, और एक ऐसी बुआ जो अपने गर्वित भतीजे के लिए एक सहारा हो। उसकी लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उसने जो आशा के बीज बोए थे वे हमेशा पीछे रह गए लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। और भारतीय सेना के इतिहास में राधा का सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन बहुत ही साधारण था। उसने सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया और शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में रहने लगी। अपने दिनों को साधारण गतिविधियों से भरती हुई। सुबह उठकर बगीचे की देखभाल करना, दोपहर में सार्वजनिक देखभाल की, पुस्तकालय में किताबें पढ़ना या पड़ोसियों से आराम से बातचीत करना। लोग यह भी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि वह एक लौह महिला थी जिसने कभी लाखों सैनिकों का नेतृत्व किया था। सबसे बड़ा बदलाव रोहन के साथ उसके रिश्ते में था। वे जो पहले एक जनरल और एक सिपाही के रूप में कठोर सैन्य स्थिति में मिलना पड़ता था, अब दुनिया में सबसे करीबी बुआ और भतीजा बन गए थे। हर सप्ताहांत रोहन अपनी बुआ के घर आता, साथ में खाना खाता और कहानियां साझा करता। कभी कभी वह कानून की पढ़ाई की कठिनाइयों के बारे में शिकायत करता, कभी कभी अपने नए खिले प्यार की कहानी के बारे में सलाह मांगता। राधा अपने भतीजे को देखती, खुशी से मुस्कुराती और सोचती, अगर मेरा बेटा जीवित होता तो वह निश्चित रूप से ऐसा ही होता। एक सप्ताहांत की दोपहर रोहन के साथ एक पारंपरिक बाजार का दौरा करते समय राधा एक परिचित लेकिन अजनबी चेहरे से मिली। एक आदमी बाजार के प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा फल का ठेला लगाता था। वह आदमी नायक जोगिंदर था, जिसने कुछ साल पहले गार्ड पोस्ट पर उसका टिफिन लात मारी थी। ऐसा लगता था कि अपमानजनक रूप से बर्खास्त होने के नायक पोस्ट पर उत्साह मनाने का तत्परता। बाद उसने कई नौकरियां बदलीं और अंत में यहां एक छोटा सा ठेला खोला। अपनी वर्दी के बिना उसका रूप बहुत ही मैला और थका हुआ लग रहा था। जोगिंदर ने भी राधा को पहले पहचान लिया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने लगभग अपने हाथ में सेब का डिब्बा गिरा दिया। वह नहीं जानता था कि क्या करे और उसने अपना सिर गहराई से झुका लिया। रोहन ने उसे देखकर तुरंत अतीत को याद किया और उसका चेहरा कठोर हो गया। वह अपनी बुआ की रक्षा के लिए आगे बढ़ा, लेकिन राधा ने हल्के से रोहन के कंधे पर थपथपाया और उसके पास से गुजरकर फल के ठेले के पास गई। उसने जमीन पर गिरे कुछ सेब उठाए, उन्हें वापस डिब्बे में रखा और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो कहा, भाई साहब, ये सेब अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं 1 किलो खरीद सकती हूं? उसकी आवाज बहुत शांत थी। जोगिंदर ने बिना सिर उठाए कांपते हाथों से सेब को एक प्लास्टिक की थैली में डाला। उसने पैसे लेने की हिम्मत नहीं की और मना करने की कोशिश की, लेकिन राधा ने जानबूझकर उसके हाथ में पैसे रख दिए। आपको मेहनत करते देखकर अच्छा लगा, उम्मीद है आपका व्यवसाय अच्छा चले। यह कहकर राधा ने रोहन का हाथ पकड़ा और चुपचाप बाजार से चली गई। रोहन ने समझ न पाने वाले स्वर में पूछा, बुआ, यह ठीक है? आप उस जैसे आदमी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? राधा रुकी और अपने भतीजे को देखा। रोहन, उस आदमी को उसकी सजा मिल चुकी है। उसे अदालत द्वारा दंडित किया जा चुका है। समाज की निंदा सही है और मुश्किल से जी रहा है। मुझे अब उस पर पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है ना? असली बदला उस आदमी को नष्ट करने में नहीं है, बल्कि यह दिखाने में है कि बुआ ने उस घाव को पार कर लिया है और अधिक खुशी से जी रही हैं और उस आदमी को वास्तव में अपनी गलतियों पर पछतावा करने और एक नया जीवन शुरू करने का अवसर दे रही हैं। क्या यह माफी का एक अधिक परिपक्व रूप नहीं है?
अपनी बुआ के शब्द सुनकर रोहन ने अपने दिल में एक गहरी सिहरन महसूस की। उसकी बुआ की महानता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी थी। उसकी बुआ न केवल अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली एक मजबूत सैनिक थीं, बल्कि एक सच्ची वयस्क थीं जो मानव की कमजोरियों को भी गले लगा सकती थीं। उस दिन के बाद राधा कभी कभी उस फल के ठेले पर रुकती थी। वह बिना ज्यादा बात किए फल खरीदती थी और जोगिंदर चुपचाप उसके लिए सबसे अच्छे और सबसे ताजे फल चुनता था। उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती थी, लेकिन उस चुप्पी में शब्दों से कहीं गहरे अर्थ छिपे थे। शायद यह एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को दिखाए जा सकने वाले सामंजस्य और उद्धार का सबसे गहरा रूप था। राधा अपने तरीके से चुपचाप अपने जीवन में मिले सभी घावों और दर्द को गले लगा रही थी। गुस्से से नहीं, बल्कि प्यार और स्वीकृति से। उसका साधारण जीवन किसी भी युद्ध के मैदान से कहीं अधिक महान और तीव्र विजय का रिकॉर्ड था। एक बरसात के दिन गोदाम की सफाई करते समय राधा को एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला जो लंबे समय से भुला दिया गया था। यह वह बक्सा था जिसमें उसके बेटे ने अनिवार्य सैन्य सेवा पर जाने से पहले अपना सामान रखा था। जब खोला गया तो धूल के साथ उसके बेटे के भूले हुए निशान सामने आए। पुरानी किताबें, फीकी तस्वीरें और एक छोटा सा लिफाफा। लिफाफे पर लिखा था, प्यारी मां के लिए, अगर मैं वापस न आऊं। राधा का दिल जैसे रुक गया। यह एक वसीयत थी जो उसके बेटे ने जाने से पहले सावधानी के तौर पर लिखी थी। उसके बेटे की मृत्यु के बाद उसके पास उसका सामान समेटने की ताकत नहीं थी और उसे इस पत्र के अस्तित्व के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। कांपते हाथों से उसने उस पत्र को खोला। कागज समय के कारण पीला पड़ गया था, लेकिन उसके बेटे की साफ सुथरी लिखावट अभी भी स्पष्ट थी। मां, जब आप यह पत्र पढ़ रही होंगी तो शायद मैं आपके पास नहीं रहूंगा। अपने इस नालायक बेटे को माफ कर देना जो पहले चला गया। सेना में जाना थोड़ा डरावना है, लेकिन मैं एक ऐसा बेटा बनने की पूरी कोशिश करूंगा जिस पर आप गर्व कर सकें और इस देश की रक्षा करने वाला एक महान व्यक्ति बन सकूं। मां, मैंने आपको कभी यह नहीं बताया कि मैंने सैनिक बनने का असली कारण क्या था। बचपन में आपकी सितारों वाली वर्दी केवल शानदार लगती थी, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद मैं समझ गया कि आपके कंधों पर सितारों का बोझ कितना भारी है। आपने एक सैनिक और एक महिला के रूप में जीवन भर संघर्ष किया है, कई पूर्वाग्रहों और कठिनाइयों के बीच अकेले। कभी कभी मेरा दिल उस अकेलेपन को देखकर दुखता था जो आपकी मजबूत छव्वे के पीछे छिपा था। इसीलिए मैंने फैसला किया, मुझे आपका सबसे करीबी साथी और दोस्त बनना होगा। मैं आपके द्वारा उठाए गए बोझ को थोड़ा साझा करना चाहता हूं और साथ मिलकर एक न्यायपूर्ण सेना का निर्माण करना चाहता हूं, जैसा कि आपने सपना देखा है। यही मेरा सैनिक बनने का एकमात्र कारण था। मां, अगर मैं उस सपने को पूरा नहीं कर सका और पहले चला गया तो ज्यादा दुखी मत होना या खुद को दोष मत देना। आप दुनिया की सबसे महान सैनिक हैं और मेरे लिए आप सबसे गर्मजोशी और गर्व करने वाली मां हैं। आशा है कि आपके शेष जीवन में आप उस भारी वर्दी को उतार सकेंगी और एक साधारण राधा शर्मा के रूप में अपनी खुशी पा सकेंगी। मैं हमेशा स्वर्ग से आपका समर्थन करूंगा और आपकी रक्षा करूंगा, आपके बेटे से जो आपको हमेशा प्यार करेगा। राधा पत्र पढ़कर सिसक कर रोने लगी। यह दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि अपराधबोध, धन्यवाद और अपने बेटे के लिए अंतहीन प्यार के मिले जुले आंसू थे। उसे अब वास्तव में एहसास हुआ कि उसका बेटा उसे कितनी गहराई से समझता और प्यार करता था। उसका बेटा बदला नहीं चाहता होगा। वह वास्तव में जो चाहता था वह यह था कि उसकी मां खुश रहे। उसने उस पत्र को अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे अपने बेटे का नाम पुकारा। धन्यवाद बेटा, और मां तुमसे प्यार करती है। यह पत्र उसके लिए पहेली के आखिरी टुकड़े जैसा था। जब उसे अपने बेटे के दिल की सच्चाई का पता चला तो उसके दिल की आखिरी गांठ भी पिघल गई। वह अब अतीत के घावों और प्रतिशोध से पूरी तरह से मुक्त थी। एक नायिका के बड़े नाम से वह अब दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं जिएगी। वह केवल अपने लिए और अपने प्रियजनों के साथ कीमती समय के लिए जिएगी। कुछ दिनों बाद रोहन से फोन आया, जिसने एक मानवाधिकार वकील बनने के अपने पहले कदम के रूप में स्वयंसेवी गतिविधियां शुरू कर दी थीं। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल और आशा से भरी थी। बुआ, आज मैं अपने पहले मुवक्किल से मिला जिस पर अन्यायपूर्ण तरीके से आरोप लगाया गया है।
उसके पास पैसा और ताकत नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में उसकी मदद करना चाहता हूं। आपके बेटे, मेरे चचेरे भाई, अगर वह स्वर्ग से देख रहा होता तो उसे निश्चित रूप से मुझ पर गर्व होता, है ना? हाँ, बहुत गर्व होता। फोन बंद करने के बाद राधा ने खिड़की के बाहर नीले आकाश को देखा। उस पार जैसे कि उसका बेटा उज्जवल रूप से मुस्कुरा रहा हो और उसे हाथ हिला रहा हो। उसने मन ही मन जवाब दिया, तुमने देखा बेटा, मेरे द्वारा छोड़ा गया बीज इतना सुंदर फूल उगा चुका है। एक व्यक्ति का महान बलिदान और पीछे रह गए लोगों का साहसी संघर्ष धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दुनिया को बदल रहा था। कई साल बीत गए। राधा शर्मा अभी भी एक छोटे से गांव में एक साधारण दादी के रूप में रहती थीं। उसके चेहरे पर समय के निशान के रूप में हल्की झुर्रियां थीं, लेकिन शांति और ज्ञान से भी सजी थीं। उसके साथ अब उसका भतीजा था, रोहन सिंह, जो एक भरोसेमंद युवा वकील बन चुका था। अपने वादे के अनुसार रोहन असहाय और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक मानवाधिकार वकील बन गया। उसने विशेष रूप से सेना में अन्याय का सामना करने वाले सैनिकों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का नेतृत्व किया। उसके कार्यालय में एक छोटा सा नाम पट्ट लटका हुआ था, सैनिक कानूनी सहायता केंद्र। उसने अपनी बुआ द्वारा बनाई गई प्रणाली को कानूनी सहायता प्रदान करके सैन्य सुधारों को जारी रखा, दूसरा राधा बनकर। एक शाम अपनी बुआ के साथ रात का खाना खाते समय रोहन ने अचानक पूछा, बुआ, कभी पछतावा हुआ? आपने अपना पूरा जीवन सेना को समर्पित कर दिया। अगर आप उस पद पर थोड़ी और देर रहती तो शायद और भी बहुत कुछ कर सकती थीं। राधा ने अपनी गर्म चाय का कप उठाया, उसे पिया, फिर मुस्कुराई और जवाब दिया, सबका अपना समय होता है। रोहन, बुआ का काम वहीं तक था। नए युग का नेतृत्व तुम्हारे जैसी युवा पीढ़ी को करना होगा। पुराने सैनिक गायब नहीं होते, वे केवल चुपचाप अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाते हैं। वह उठी और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। उसमें उसके बेटे और छोटे रोहन की एक साथ हंसते हुए तस्वीर थी। और बुआ ने कुछ भी नहीं खोया। बुआ का बेटा भले ही पहले चला गया हो, लेकिन उसकी न्याय की भावना तुम्हारे माध्यम से जीवित है, और बुआ को तुम्हारे जैसा एक महान नया बेटा मिला। इसलिए बुआ दुनिया की सबसे खुश इंसान है। एक गर्म खामोशी ने उन्हें घेर लिया। बिना शब्दों के वे एक दूसरे के दिलों को समझते थे। अगले दिन सेना मुख्यालय में एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहला, राधा शर्मा मानवाधिकार पुरस्कार का अलंकरण समारोह, जो उन नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने सैनिकों के मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया हो। यह पुरस्कार जूनियर जनरलों और सरकार द्वारा राधा की सेवाओं का सम्मान करने के लिए शुरू किया गया था। समिति के अनुरोध पर राधा लंबे समय के बाद अंततः जनता के सामने उपस्थित हुई। चौंकाने वाला पहला पुरस्कार विजेता वकील रोहन सिंह था। उसे उसकी अब तक की सेवाओं के लिए सर्वसम्मति से पहले प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया था। मंच पर चढ़कर पुरस्कार प्राप्त करने से पहले रोहन माइक्रोफोन के सामने एक पल के लिए रुका। यह महान पुरस्कार मैं व्यक्तिगत रूप से अपने लिए नहीं, बल्कि उस असली नायिका को समर्पित करना चाहता हूं जिसने आज की भारतीय सेना का निर्माण किया है। वह दर्शकों के बीच बैठी राधा की ओर मुड़ा। वह मेरी बुआ हैं और मेरे जीवन की गुरु भी। उन्होंने हमें सिखाया है कि एक सैनिक का सच्चा सम्मान कंधों पर सितारों की संख्या से नहीं, बल्कि जनता के लिए धड़कते दिल से होता है, और असली ताकत हथियारों से नहीं, बल्कि अन्याय के आगे न झुकने के साहस और कमजोरों को गले लगाने की गर्मजोशी से होती है। रोहन ने राधा को, अपनी बुआ को, न कि जनरल राधा शर्मा को, सबसे उत्तम और दृढ़ सैन्य सलाम दिया जो उसने कभी सीखा था। सलाम। उसके आदेश पर उपस्थित सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक एक साथ खड़े हो गए और राधा को सलाम किया। यह एक सच्चा सम्मान था जो पद और पद से परे था। राधा खड़ी हुई और उनका सलाम स्वीकार किया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दुनिया की सबसे गर्वित और खुश मुस्कान उसके चेहरे पर अंकित थी। उसके कंधे पर सितारा भले ही बहुत पहले गिर गया हो, लेकिन वह जानती थी कि न्याय और सम्मान का वह सितारा जिसे उसने और उसके बेटे ने बनाए रखने की कोशिश की थी, कभी नहीं बुझेगा और हमेशा कई लोगों के दिलों में चमकता रहेगा। एक ठंडे गार्ड पोस्ट के सामने शुरू हुआ। एक महिला का गुस्सा अब एक बड़ी गर्म आशा की रोशनी बन गया था।
जो पूरे भारत को रोशन कर रहा था, और उस प्रकाश के नीचे एक नए युग के नायक बढ़ रहे थे।